दिव्य कला वास्तव में बीजगणित द्वारा निर्मित एक दिव्य कला थी। दिशा, स्थान, दूरी और स्थान के अंतर से रूनों के क्रम और नियमों की गणना करना आवश्यक था। प्रत्येक स्थापित टेलीपोर्टेशन बिंदु के लिए भारी मात्रा में गणितीय प्रचालन की आवश्यकता होती है। 2 शब्द गणितीय ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या था? संचालन का अर्थ था ऋण निर्माण के क्रम, विकास, परिवर्तन, नियम। ऋण निर्माण के क्रम में विकास के साथ नियमों में परिवर्तन, तभी वह गणना कर सकता था। टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला को एक खजाने में परिष्कृत करके, खजाने पर अंकित ऋणों और संरचना परिवर्तनों पर निर्भर होकर गणना को आगे बढ़ाया गया, जो कि अबेकस के मोतियों का उपयोग करने से हजारों गुना ज्यादा जटिल था। इसे एक बड़े आकार के अबेकस के रूप में देखा जा सकता था जिसकी संरचना अजीबोगरीब थी। यदि वह इस दिव्य कला को स्वयं निष्पादित करना चाहता था, तो उसे किसी भी समय और कहीं भी गणना को समायोजित करने में सक्षम होना होगा। जटिल ऋणों के माध्यम से टेलीपोर्टेशन के चमत्कार का पता लगाना होगा। केवल 10 गणना सिद्धांतों के साथ उनके लिए इस तरह के जटिल ऑपरेशन सूत्र को निकालना असंभव था। इसलिए किन म्यू को लगा कि उसे और भी बेहतर बीजगणित रिकॉर्ड की आवश्यकता है और केवल तभी वह टेलीपोर्टेशन दिव्य कला को पूरी तरह से सीख सकता है। इंपीरियल कॉलेज के हॉल ऑफ एरे एलिमेंट में गहन संगणना सिखाई जानी चाहिए। हॉल ऑफ एरे एलिमेंट में निर्माण कौशल सिखाया जाता है, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से बीजगणित की संक्रिया का उपयोग करना होगा। हो सकता है कि दाओ संप्रदाय में भी ऐसी संगणना हो और वह उससे भी बेहतर हो। किन म्यू को अचानक दाओजी लिन जुबान की याद आ गई। जब दाओजी लिन जुबान ने ए डॉट थ्रेडिंग द वस्ट मूवमेंट्स, यिन एंड यांग कम एंड गो विदिन 2 मोड्स का अभ्यास किया था, तो उन्होंने एक बेहद जटिल बीजगणितीय संक्रिया विधि का इस्तेमाल किया था। यिन और यांग 2 मोडों के भीतर आते हैं और जाते हैं। इसके लिए बीजगणितीय संचालन की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और एक मजबूत गणितीय संचालन क्षमता के बिना उनके लिए चालों में परिवर्तन की गणना करना और किन म्यू की कमजोरी के सटीक स्थान की गणना करना बहुत मुश्किल था। गहन गणना के बिना अब मेरे लिए टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला सीखना असंभव है। अब मैं केवल ये जानता हूं कि क्या किया जाता है, लेकिन यह नहीं कि यह क्यों किया जाता है। मुझे पहले टेलीपोर्टेशन के खजाने को परिष्कृत करना चाहिए। किन म्यू ने मन लगाकर खजाने को निखारने पर ध्यान केंद्रित किया। चाहे वह टेलीपोर्टेशन झंडा निखारे या टेलीपोर्टेशन वस्त्र, उसे कपड़े की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब उसके पास सिर्फ एक जोड़ी ब्रोकेड कपड़े थे, वो उसी से काम चला सकता था। इस बीच टेलीपोर्टेशन परिधान को परिष्कृत करने के लिए उसे 6 पंखों वाले सुनहरे प्राकृतिक रेशम से बने अपने ब्रोकेड वाले वस्त्रों का उपयोग करते हुए कुछ धागे निकालने होंगे। सुनहरे प्राकृतिक रेशम के कुछ धागे निकालने के बाद उसने कपड़ों पर आकृति सिलने के लिए सुनहरे प्राकृतिक रेशम का उपयोग किया और रूनों को चिन्हित करने के लिए अपनी प्राणशक्ति क्यूई का उपयोग किया। उसने बचपन से ही दादी सी से सिलाई सीखी थी, इसलिए उसे कढ़ाई का कुछ अनुभव था। यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। बताइए, क्या आपको लगता है कि पवित्र पंथ के गुरु संत अराइवल माउंटेन छोड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं? किन म्यू को यहां फंसने से बचाने के लिए तीनों पंथ के स्वर्गीय राजाओं को अभी संत आगमन पर्वत छोड़ना बाकी था। तीनों बुजुर्गों ने तैरते प्रकाश के हॉल की ओर देखा और स्वर्गीय राजा लू ने अपनी ठुड्डी पर पहाड़ी बकरी जैसी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, टेलीपोर्टेशन के खजाने को निखारना इतना आसान है। हमारे पवित्र पंथ की टेलीपोर्टेशन विधि को एक दिव्य कला कहा जा सकता है जो सभी के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द का कारण बनती है। स्वर्गीय राजा यू ने गहरी सहमति में अपना सिर हिलाया। टेलीपोर्टेशन की कला के लिए बीजगणित की उच्च आवश्यकता होती है और बीजगणित में पारंगत हुए बिना इसे सीखना कठिन है। पवित्र पंथ का गुरु अभी भी काफी युवा है और उसे बीजगणित में अधिक उपलब्धि हासिल नहीं करनी चाहिए। उसे कुछ दिनों तक इसे समझने दो। कठिनाई को जाने बिना वह यह नहीं जान पाएगा कि प्रगति कैसे की जाए। कठिनाई को जानना और प्रगति करना ही वह हृदय है जो ज्ञान की खोज करता है। स्वर्गीय राजा शी सबसे गंभीर थे। पवित्र पंथ के गुरु को बहुत कम असफलताओं का सामना करना पड़ा और वह आसानी से पवित्र पंथ के गुरु के पद पर आसीन हो गए। उन्हें चक्की पर तेज किए बिना उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यह भी कुलपति का विचार था। अन्य 2 पंथी स्वर्गीय राजाओं ने बार बार सिर हिलाया। क्या हमें उसे तेज करने के लिए कुछ बाधाएं पैदा करने की जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बार की समझ ही उसे यह बताने के लिए काफी है कि क्या गड़बड़ है। पैट्रियार्क का विचार था कि जब तक वह इस जगह को छोड़ नहीं सकता, तब तक इंतजार किया जाए और फिर हम उसे एक टेलीपोर्टेशन फ्लैग देंगे। स्वर्गीय राजा शी मुस्कुराए और बोले, पैट्रियार्क के हर कार्य का अपना गहरा अर्थ होता है। आप दोनों निश्चित रूप से जानते हैं कि टेलीपोर्टेशन दिव्य कला में महारत हासिल करना कितना कठिन था। इसलिए पैट्रियार्क द्वारा उसे टेलीपोर्टेशन दिव्य कला सीखने के लिए यहां रहने देने का क्या मतलब है? स्वर्गीय राजा लू और स्वर्गीय राजा यू की आंखें चमक उठीं और उन्होंने विस्मय में ताली बजाई।
हालांकि टेलीपोर्टेशन दिव्य कला फ्लोटिंग लाइट हॉल में थी और शिष्यों को इसे समझने से नहीं रोकती थी, फिर भी बहुत कम लोग थे जो टेलीपोर्टेशन दिव्य कला सीख पाते थे। पवित्र पंथ के प्रत्येक हॉल मास्टर के पास एक टेलीपोर्टेशन ध्वज था, लेकिन ये ध्वज उन हॉल मास्टरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं बनाए गए थे, बल्कि वास्तव में 4 पंथ स्वर्गीय राजाओं द्वारा बनाए गए आत्मिक हथियार थे। पूरे स्वर्गीय शैतान पंथ में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो टेलीपोर्टेशन की कला में निपुणता हासिल कर सके और उसे एक खजाने में बदल सकें। यहां तक कि पिछली पीढ़ी की साध्वी सीयूयू भी इसमें निपुणता हासिल नहीं कर पाई थी। बीजगणित में उनकी योग्यता बहुत ज्यादा नहीं थी। कुलपति का विचार था कि किन म्यू को टेलीपोर्टेशन की कला सीखने के लिए फ्लोटिंग लाइट हॉल में भेजा जाए, और जब किन म्यू को पता चला कि टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला के लिए बीजगणित में अत्यधिक उच्च योग्यता की आवश्यकता है, तब तक 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका था। फिर 10 दिन या उससे ज्यादा समय बाद किन म्यू को एहसास हुआ कि वह इस दिव्य कला को विकसित नहीं कर सकता और केवल टेलीपोर्टेशन के खजाने को ही निखार सकता है। 10 या उससे ज्यादा दिनों के बाद किन म्यू को पता चला कि वह खजाने को निखार भी नहीं पाया। अगर ऐसा हुआ तो इस युवा पवित्र पंथ गुरु का शरारती और दुष्ट स्वभाव शांत हो जाएगा, जिससे उसे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का ज्ञान हो जाएगा। फिर वह अत्याचार न करना और अपनी क्षमताओं के बारे में अतिशयोक्ति न करना सीख जाएगा। जब वह समय आएगा, किन म्यू अपने हृदय को शांत करेगा और स्वर्गीय संत पंथ की एकता तकनीक को समझेगा। फिर तीनों पंथ के स्वर्गीय राजा प्रकट होंगे और इस युवा पंथ गुरु को एक टेलीपोर्टेशन ध्वज देंगे, जिससे पवित्र पंथ गुरु संत आगमन पर्वत से सभी की खुशी और संतुष्टि के साथ सफलतापूर्वक प्रस्थान कर सकेगा। यही वह गहन इरादा था जिसके कारण कुलपति ने किन म्यू को टेलीपोर्टेशन दिव्य कला को समझने के लिए पहाड़ पर ही रहने को कहा था। स्वर्गीय राजा यू के चेहरे पर गंभीर भाव थे। स्वर्गीय राजा कियान को आखिर क्या हुआ? क्या तुम में से किसी को कोई खबर मिली है? स्वर्गीय राजा शी और स्वर्गीय राजा यू ने सिर हिलाया। स्वर्गीय राजा शी ने कहा, वरिष्ठ भाई कियान का दुर्भाग्य तो पहले ही आ चुका है। वह हमेशा सबसे ज्यादा उत्साहित रहता है, फिर भी अभी तक यहाँ है। मुझे लगता है कि दुश्मनों ने हमारे मुख्यालय का पता लगाने और नए पंथ गुरु की जांच करने के लिए उस पर हमला किया होगा। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वह निश्चित रूप से यह बात किसी को नहीं बताएगा। स्वर्गीय राजा लो का दिल उछल पड़ा। वरिष्ठ भाई कियान की साधना बहुत ऊंची है। चाहे उसकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई उससे ऊंचा अवश्य होता है। स्वर्गीय राजा शी ने गंभीरता से कहा, शाही दरबारों के प्रथम श्रेणी के उच्च अधिकारी सभी पंथ गुरु स्तर के अस्तित्व हैं। दाओ संप्रदाय, महान वज्रपात मठ में ऐसे शीर्ष साधकों की कोई कमी नहीं है। अन्य संप्रदायों और परिवारों में भी छिपे हुए विशेषज्ञ हैं जो हमारे स्वर्गीय संत पंथ पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। उनमें से कईयों ने सोचा था कि 40 वर्षों के बाद हमारे स्वर्गीय संत पंथ का पतन हो गया है, इसलिए कौन इस अवसर का लाभ उठाकर हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दुश्मन कौन है। सब चुप हो गए। एक क्षण बाद स्वर्गीय राजा यू ने कहा, इस बार पंथ गुरु ने बाएं और दाएं संरक्षक को 360वां हॉल, स्कूल हॉल, स्थापित करने का आदेश दिया था। यह एक बड़ी बात है। इस पंथ गुरु की क्षमता पंथ गुरु ली से एक स्तर ऊंची है। ऐसा लगता है कि इस तरह की दूरदर्शिता और साहस 10 साल से थोड़े बड़े बच्चे में नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ 100 साल से ज्यादा जीने वाले एक बूढ़े व्यक्ति से भी ज्यादा अनुभव है। सबसे अधिक संभावना है कि कुलपति ही उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह संभव है। पवित्र पंथ का स्वामी बाहर है। तीनों स्वर्गीय राजाओं ने तैरते प्रकाश के भवन की ओर देखा और किन म्यू को बाहर निकलते देखा। बाहर पहने हुए ब्रोकेड गाउन को खोलते हुए इस युवा पवित्र पंथ गुरु ने अचानक ब्रोकेड गाउन को अपने शरीर पर ढक लिया और फुफकारते हुए गायब हो गए। स्वर्गीय राजा स्तब्ध रह गए और उन्हें बस एक जोरदार दुर्घटना सुनाई दी। फीनिक्स अराइवल का आधा मंडप ढह गया था। अच्छा नहीं है। तीनों स्वर्गीय राजाओं के दिल उछल पड़े और उन्होंने तुरंत फीनिक्स अराइवल के मंडप की ओर देखा। आधे ढह चुके फीनिक्स अराइवल के मंडप के मलबे के नीचे एक युवक खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि उसे किसी ने नहीं देखा है और उसने तुरंत अपने कपड़े ऊपर उठा लिए और फिर से गायब हो गया। फीनिक्स अराइवल का मंडप वह जगह है जहां छठी पीढ़ी के पंथ गुरु ने फीनिक्स को प्राप्त किया था। हमारे संत अराइवल पर्वत पर फीनिक्स का उतरना कितना गौरवशाली था। स्वर्गीय राजा यू की पिंडलियां और पेट कांपने लगे और वह बुदबुदाया, अब यह आधा ढह गया है। हम अपने पूर्वजों और अपने शिष्यों को क्या जवाब देंगे? स्वर्गीय राजा शी के चेहरे पर भी एक अलग ही भाव था जब वह खुद से बुदबुदाते हुए बोले, छठी पीढ़ी के पंथ गुरु द्वारा लिखित पैरासोल ट्री पर आराम कर रहे फीनिक्स के अभिलेख केवल एक ही है। ये केवल एक जीवनी है, कोई तकनीक नहीं। मैंने बहुत पहले ही पैरासोल ट्री पर आराम कर रहे फीनिक्स के अभिलेख
को कंठस्थ कर लिया था। आइए फीनिक्स आगमन के मंडप की मरम्मत करें और छठी पीढ़ी के पंथ गुरु की लिखावट की नकल करने के लिए बुक हॉल मास्टर को खोजें और बाकी लिखावट को भरें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कुछ भी नहीं देख पाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र पंथ के गुरु ने टेलीपोर्टेशन वस्त्र को परिष्कृत कर लिया है, हालांकि वह इसे नियंत्रित करने से परिचित नहीं है। स्वर्गीय राजा लो आश्चर्यचकित थे। वह वास्तव में टेलीपोर्टेशन का खजाना बनाने में कामयाब रहे। यह कैसे संभव है? इस समय एक और जोरदार धमाका हुआ और तीनों स्वर्गीय राजा तुरंत आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। उनके चेहरे काले पड़ गए। हॉल ऑफ थरी किंग्स की छत ढह गई थी। उनके युवा पंथ गुरु ने अभी तक टेलीपोर्टेशन कपड़ों को नियंत्रित किया था और हॉल ऑफ थरी किंग्स के ऊपर टेलीपोर्ट होकर उसकी छत से टकराकर एक बड़ा सा छेद बना दिया था। 3 राजाओं का हॉल 3 पवित्र पंथ गुरुओं की स्मृति में निर्मित एक विशाल हॉल था। ये तीनों पवित्र पंथ गुरु एक ही पीढ़ी में रहते थे और उस समय संप्रदायों के बीच झगड़े बहुत भयंकर थे। ताओ संप्रदाय ने दुनिया के सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने नेता के रूप में स्वर्गीय शैतान पंथ पर आक्रमण करने के लिए एकत्रित किया था। उस समय वृद्ध पंथ गुरु एक युद्ध में मारे गए और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने पंथ को 4 पंथ स्वर्गीय राजाओं के स्वर्गीय राजा किंग को सौंप दिया। स्वर्गीय राजा किंग ने तब उस समय की संत महिला को महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्र प्रदान किए और फिर सभी को युद्ध में ले गए और जैड रिपल कुंड में मृत्यु तक लड़ते रहे। पंथ गुरु का पद प्राप्त करने के बाद संती एक बार फिर युद्ध के लिए निकली और दाओ संप्रदाय का तब तक संहार किया जब तक कि वे और अधिक सहन नहीं कर सके और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब संती संतागमन पर्वत पर लौटी तो उन्होंने अपनी चोटों को फूटने देने से पहले, बैठी हुई मुद्रा में प्राण त्यागने से पहले सभी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। इसलिए अगले पवित्र पंथ गुरु ने उनकी स्मृति में 3 राजाओं का हॉल बनवाया। जब किनव्यू पहले अपने टेलीपोर्टेशन में असफल रहा था और फीनिक्स अराइवल के मंडप को नष्ट कर दिया था, तब भी यह ठीक था, लेकिन अब उसने 3 राजाओं के हॉल को ध्वस्त कर दिया था। यह थोड़ा ज्यादा था। अचानक एक और फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे ही किनव्यू ने अपने कपड़े ओढ़े और गायब हो गया। तीनों स्वर्गीय राजा चौंककर उछल पड़े और तुरंत दौड़कर बोले, पवित्र पंथ गुरु, छोटे शैतान, अब तुम और नहीं तोड़ सकते। तीनों स्वर्गीय राजाओं की साधनाएं गहन थीं और उन्होंने दूर स्थानांतरण की कला भी सीखी थी। स्वर्गीय राजा शी के दूर स्थानांतरण का खजाना एक झंडा था जो झंडा फहराते ही उन्हें दूर भेज देता था। स्वर्गीय राजा लू ने एक दर्पण की साधना की थी जो उन्हें अपनी ओर इंगित करने पर दूर भेज देता था। स्वर्गीय राजा यू ने एक जैड पेंडेंट बनाया था जिसे वह अपनी कमर पर पहनता था। हल्के से थपथपाने पर जैड पेंडेंट की चमक फूट पड़ती और उसे अपने साथ ले जाती। वे तीनों लंबे समय से टेलीपोर्टेशन की कला में निपुण थे और यद्यपि वे टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला में निपुण नहीं थे, फिर भी उनके लिए इस नौसिखिए की तुलना में टेलीपोर्टेशन के अपने खजाने को नियंत्रित करना अधिक आसान और आसान था। तीनों स्वर्गीय राजा अपनी तकनीक में निपुण थे और समझ सकते थे कि किनव्यू कहां टेलीपोर्ट होने वाला है, इसलिए वे तुरंत वहां पहुंच गए ताकि उसे रोक सकें। फिर भी वे एक पल भी धीमे नहीं रहे और खाली हवा में उछल पड़े और एक साथ मछली अवलोकन तालाब में गिर पड़े। तालाब में मौजूद कुछ मछली ड्रैगन बहुत ही खूंखार थे और जब किनव्यू मछली अवलोकन तालाब में गिरे ही थे तो इन मछली ड्रैगन ने अपने विशाल मुंह खोले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तीनों स्वर्गीय राजा भूख मिटाने के लिए ठीक उसी समय वहां पहुंच गए। 3 स्वर्गीय राजाओं के शरीर एक बार फिर गायब हो गए, जिससे कुछ विशाल मछलियां खाली हवा में काटने लगीं तथा उनके धारदार दांतों से एक दूसरे से टकराने पर चिंगारियां निकलने लगीं। कुछ बड़ी मछलियों ने अपना सिर हिलाया और नाराजगी से तैरकर दूर चली गईं। तीनों स्वर्गीय राजाओं के शरीर हवा में प्रकट हुए और उन्होंने किनव्यू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, जो अपने जरीदार वस्त्र ऊपर उठा रहा था। जैसे ही तीनों हाथों ने उसे कसकर पकड़ा, किनव्यू उनसे एक कदम तेज था और वे केवल उसकी प्रतिमूर्ति ही पकड़ पाए। पैट्रियार्क के जाने से पहले उन्होंने हमें युवा पंथ के स्वामी के अजीब शौक के बारे में चेतावनी दी थी, जिसमें अगर हम उसे पकड़ नहीं पाए तो वह चीजों को तोड़ देगा। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन पुनर्निर्देशन। तीनों ने एक बार फिर अपने टेलीपोर्टेशन के खजाने को सक्रिय किया और 3 धमाके सुने। उनकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। उनके शरीर कसकर बंधे हुए थे और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जल्दी से अपनी प्राणशक्ति को हिलाया और अपने आसपास की चीजों को चकनाचूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे किनव्यू का पीछा करते हुए पेड़ों के तनों में टेलीपोर्ट हो गए थे। पवित्र पंथ गुरु कहां है? स्वर्गीय राजा शी ने पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, उन्होंने देखा कि किनव्यू का सिर एक विशाल पेड़ से बाहर निकल रहा है, जिसे सिर्फ 2 लोग ही गले लगा सकते थे। उसका शरीर पेड़ के तने में फंसा हुआ था और वह खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था।
वह पेड़ सागो पाम था और उसकी गुणवत्ता धातु से भी अधिक कठोर थी। स्वर्गीय राजा लो का गुस्सा भड़क गया और वह चिल्लाया, पंथ गुरु, आप अब भाग क्यों नहीं रहे हैं? तीनों स्वर्गीय राजा, आप सब अभी भी यहाँ हैं। किन म्यू ने लज्जित होकर उत्तर दिया, मेरी प्राण शक्ति समाप्त हो गई है और मैं इस सागो पाम के पेड़ में फंस गया हूँ। अपने कपड़े उठाने में असमर्थ हूँ। तीन स्वर्गीय राजाओं, कृपया मेरी सहायता करें। तीनों स्वर्गीय राजाओं को समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। स्वर्गीय राजा शी ने साबूदाना के पेड़ को काटकर किन म्यू को बाहर निकाला। पंथ गुरु, आप हमारे पवित्र पंथ के पवित्र पंथ गुरु हैं और आपका स्थान ऊंचा है। आप इस संत आगमन पर्वत पर खिलवाड़ नहीं कर सकते। संत आगमन पर्वत पर सभी निर्माण ऐतिहासिक महत्व के हैं और उनके अपने अपने अर्थ हैं। स्वर्गीय राजा लो ने कहा, पंथ गुरु, आप बच्चे नहीं हैं। जब उसने ऐसा कहा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह पवित्र पंथ का स्वामी कोई बच्चा नहीं है? किन म्यू अभी 15 साल का भी नहीं था और उनसे कई गुना छोटा था। स्वर्गीय राजा लो ने बुदबुदाया, जब मैं पवित्र पंथ गुरु की उम्र का था तो मैं सारा दिन कीचड़ में खेलता था। नहीं, मैं पहले ही चावल की कटाई में मदद कर चुका हूं। हालांकि पवित्र पंथ गुरु, टेलीपोर्टेशन की कला बहुत खतरनाक है और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप एक प्रतिबंधित क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो सकते हैं और जब ऐसा होता है तो देवता भी आपको नहीं बचा सकते। हमारे संत आगमन पर्वत पर अभी भी कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। किन म्यू को हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड लग रही थी। अगर उसे किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया जाता तो उसकी मौत बहुत बुरी तरह होती। पंथ गुरु, टेलीपोर्टेशन के खजाने के लिए आपको स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता है और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्थानांतरण के स्थान की पुष्टि कैसे करें। तीनों स्वर्गीय राजाओं ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अपने हृदय में विस्मय को दबाते हुए कहा, पंथ गुरु, आपने टेलीपोर्टेशन के वस्त्रों को परिष्कृत कर लिया है और फिर भी टेलीपोर्ट स्थान का निर्धारण करने में निपुणता प्राप्त कर ली है। यह बहुत खतरनाक है। टेलीपोर्टेशन के लिए आपको पहले यह निर्धारित करना होगा कि आप कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। जब आप उस स्थान पर पहुंचने वाले हों तो आपको अपनी प्राण क्यूई को तुरंत वापस खींच लेना चाहिए, अन्यथा आप किसी चीज से टकरा जाएंगे। जब आप इसे पहली बार आजमाएं तो बहुत दूर टेलीपोर्ट न करें और कहीं नजदीक जाकर प्रयास करें। नजदीक टेलीपोर्ट करने से आपके लिए जब चाहे रुकना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। किन म्यू की आंखें चमक उठीं, मुझे फिर से कोशिश करने दो। तीनों स्वर्गीय राजाओं के चेहरों पर तुरंत चिंता के भाव फैल गए। स्वर्गीय राजा यू ने जल्दी से कहा, पंथ गुरु, आपकी प्राण शक्ति समाप्त हो चुकी है और आपको अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुलपति ने आपको यहां इसलिए छोड़ा था ताकि आप टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला का अध्ययन न कर सकें। वह आपके हृदय को शांत करना चाहते थे ताकि आप एकता तकनीक को समझ सकें। संत आगमन पर्वत बहुत शांत है और बाहरी दुनिया का कोई शोर नहीं है। अगर आप यहां से चले गए तो आपको एकता तकनीक को पूरी तरह से समझने में शायद 1 से 2 साल लगेंगे। किन म्यू का हृदय प्रबुद्ध हो गया। वास्तव में इस बात का कोई अर्थ था कि कुलपति ने उसे क्यों पीछे छोड़ दिया था। वह पिछले 2 दिनों से इस जगह को छोड़ने के लिए टेलीपोर्टेशन कपड़ों को परिष्कृत करने के बारे में सोच रहा था और अभी तक पैट्रियार्क के इरादे के बारे में नहीं सोचा था। मैं सफल होने के लिए बहुत अधीर था। किन म्यू ने शांतिपूर्वक अपना धन्यवाद व्यक्त किया। स्वर्गीय राजाओं, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। हम इसके लायक नहीं हैं। तीनों स्वर्गीय राजाओं ने तुरंत गंभीरतापूर्वक उसका अभिवादन स्वीकार किया। स्वर्गीय राजा शी ने कहा, पंथ गुरु के पास असाधारण ज्ञान है और यहां कुछ और दिन रहने से उन्हें निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। किन म्यू ने अपना मन शांत किया और देवदार के सरू के पेड़ की ओर चल पड़ा। वह चट्टान पर बैठ गया और लकड़हारे द्वारा बताए गए शास्त्रों को ध्यान से समझने लगा। तीनों स्वर्गीय राजाओं ने राहत की सांस ली और स्वर्गीय राजा शी ने बुदबुदाया, कुलपति ने कर्ट मास्टर को संत आगमन पर्वत पर छोड़ दिया था ताकि उसका स्वभाव खराब हो जाए। कर्ट मास्टर का स्वभाव वास्तव में शरारती और दुष्ट है और कुलपति ने यह उम्मीद नहीं की होगी कि कर्ट मास्टर इतनी तेज गति से इस हद तक टेलीपोर्टेशन विधि को विकसित कर लेंगे। क्या मैं सही हूं? बाकी 2 स्वर्गीय राजाओं के चेहरे पर अजीब भाव थे। युवा कुलपति का विचार भले ही अच्छा हो, लेकिन किसने सोचा होगा कि उनके जाते ही किन म्यू को एहसास हो गया होगा कि अब उनके लिए टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला साधना असंभव है और उन्हें बीजगणित में पारंगत होना होगा। और इससे भी अधिक, किन म्यू को तुरंत एहसास हुआ कि वह पहले टेलीपोर्टेशन के खजाने को परिष्कृत कर सकता है। अभी तो केवल दूसरा दिन था और वह पहले ही टेलीपोर्टेशन वस्त्र पहनकर बाहर आ चुका था तथा 3 स्वर्गीय राजाओं को कष्ट देने के लिए इधर उधर टेलीपोर्ट होने लगा था। स्वर्गीय राजा लो ने अपना सिर हिलाया। कुलपति कितने बुद्धिमान हैं, उन्हें यह कैसे नहीं सूझा। उन्हें इसकी उम्मीद रही होगी
इसलिए उन्होंने हम तीनों को इस स्थान की रखवाली करने की अनुमति दी। एक क्षण के बाद तीनों स्वर्गीय राजाओं ने एक साथ आह भरी। कुलपति ने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी। तीनों स्वर्गीय राजा घबरा गए और आशंकित हो गए। यह पवित्र पंथ का स्वामी बहुत ही शरारती था, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान था। उनके लिए उसके गुस्से को नियंत्रित करना लगभग असंभव था। किनम्यू की गति को देखते हुए उसे बस कुछ और अभ्यास की जरूरत थी और वह इस तकनीक में निपुण हो सकता था। जब वह समय आया तो वे उसे उसके शरारती स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए कैसे रोक सकते थे। एक क्षण बाद स्वर्गीय राजा यूं मुस्कुराए, लगता है हम एक अनसुलझी समस्या पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बाकी दो स्वर्गीय राजाओं ने उसकी ओर देखा और उसे जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। स्वर्गीय राजा यूं मुस्कुराए और बोले, पवित्र पंथ गुरु बहुत चतुर है। अगर उसे पागलपन से खेलना पसंद है तो उसे पागलपन से खेलने दो। चूंकि उसका स्वभाव शरारती है, इसलिए उसे शरारत करने दो। आखिरकार वह पंथ गुरु है। हमें बाकी सबकी परवाह न करके सिर्फ उसकी गंदगी साफ करने की चिंता करनी चाहिए। उसकी गंदगी को अच्छी तरह साफ करना ही हमें करना चाहिए। स्वर्गीय राजा शी ने कहा, यही एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं। चाहे जो भी हो, अगर पंथ का स्वामी पागलपन की तरह इधर उधर खेलता रहे तो मुझे लगता है कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह सेंट अराइवल माउंटेन को पहले ही छोड़ दे और इंपीरियल कॉलेज को पीड़ा देने के लिए वापस लौट जाए। तीनों बुजुर्ग फीनिक्स अराइवल मंडप में आए और फीनिक्स अराइवल मंडप की मरम्मत के लिए राजमिस्त्री बन गए। फिर वे छत की मरम्मत के लिए हॉल ऑफ थ्री किंग्स गए। स्वर्गीय राजा लो एक लंबी यात्रा पर गए और 2 दिन बाद बुक हॉल मास्टर को वापस ले आए ताकि वह फीनिक्स आगमन हॉल की दीवारों पर छत्र वृक्ष पर विश्राम कर रहे फीनिक्स के अभिलेखों की जालसाजी कर सकें। सब कुछ तय हो जाने के बाद तीनों स्वर्गीय राजाओं ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहा, इस बार ध्यान के माध्यम से पवित्र पंथ गुरु की धारणा हमें कम से कम आधे साल के लिए आराम करने दे सकती है। क्या मैं सही हूं? पवित्र पंथ गुरु की राक्षसीता की डिग्री के साथ कठिन सरू के पेड़ के नीचे किनम्यू कुछ दिनों से सेंट्स रॉक पर बैठा था। जब उसे प्यास लगती या थकान होती तो छोटी लोमड़ी दौड़कर आती और कहीं से, जहां वह नहीं जानता था, फल तोड़ लाती। फिर किनम्यू और हु लिंग मिलकर फल खाते। किनम्यू ने 10 दिनों से अधिक समय तक समझा और लकड़हारे के व्याख्यान को 10 बार से अधिक बार सुना। फिर भी उसे हमेशा लगा कि एकता तकनीक को समझना उसके लिए कठिन था। इस प्रकार वह धीरे धीरे अधीर हो गया। चलो आज फल नहीं खाते। मैं हर दिन फल खाता रहा हूं और मेरा मुंह बेस्वाद लग रहा है। किनम्यू सेंट्स रॉक से उठे और हु लिंग से पूछा, आज हम मांस खाएंगे। लिंगर, क्या पहाड़ों में खाने के लिए कुछ है? हु लिंग ने खुशी से कहा, पहाड़ में कस्तूरी मृग है। मैंने कस्तूरी मृगों का एक झुंड देखा और उस पर अपने पंजे रखना चाहता था, लेकिन यह सेंट अराइवल पर्वत है, इसलिए मैंने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। किनम्यू उत्साहित हो गया और बोला, चलो एक का शिकार करते हैं। कुछ ही देर बाद एक इंसान और एक लोमड़ी कस्तूरी मृग का मांस भून रहे थे। हु लिंग ने अपने छोटे से बैग से थोड़ा नमक निकाला और मांस पर छिड़क दिया, जिससे मांस सुगंधित और स्वादिष्ट हो गया। वे बस भूखे थे और उन्होंने कस्तूरी मृग को साफ साफ खा लिया। हु लिंग अपनी पीठ के बल लेट गई और अपने उभरे हुए पेट को सहलाने लगी। वह संतुष्टि से भर गई। किनम्यू भी भरपेट खा रहा था और वह 1-2 कदम चलने के लिए खड़ा हो गया। अपनी पाचन क्रिया तेज करने के लिए अपनी अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक का प्रयोग कर रहा था। जैसे जैसे वह अनजाने में विकलांग वृद्धों के गांव में साधना करता गया, उसके कदम तेज होते गए। अचानक उसने थंडरक्लैप के 8 प्रहार किए और हर मुक्का और हथेली से हवा में विस्फोट हुआ, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। अपनी मुट्ठी को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने म्यूट के हथौड़े के कौशल का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक विशाल धूल की तरह प्रहार किया। दूसरी ओर वह धूल पर एक विशालकाय प्रहार की तरह था, जिससे जंगल के पेड़ उसकी धीमी गड़गड़ाहट से हिल रहे थे। किनम्यू की चाल फिर बदल गई क्योंकि उन्होंने पहले अपने पैर के कौशल को भाला कौशल, फिर तलवार कौशल और फिर चाकू कौशल में बदल दिया। उसकी दौड़ने की गति और भी तेज हो गई और उसने वास्तव में अपनी प्राणशक्ति को एक ब्रश में इकट्ठा कर लिया और हवा में चित्र बनाने लगा तथा अपने हृदय की इच्छानुसार सभी संयम त्याग दिए। अचानक उन्होंने चलती बारिश के रहस्य का प्रदर्शन किया और बारिश तलवारों और तारों की तरह हो गई। बारिश की ध्वनि के साथ तारों की ध्वनि भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सीक्रेट्स ऑफ रोलिंग थंडर एंड फ्लेम्स कर दिया, जो गड़गड़ाहट के साथ गड़गड़ाहट करता था और आग के गोले सभी दिशाओं में फूटते थे। आग का एक और गोला धीरे धीरे आसमान में उठा और डूबते सूरज की तरह लाल होता गया। जैसे ही उसने सूर्यास्त तलवार कौशल का प्रदर्शन किया, उसकी ज्वलंत तलवार क्यूई चारों दिशाओं में फैल गई।
उसके बाद उसकी प्राण शक्ति बदल गई और वह एक तेज दौड़ने वाले सफेद बाघ में बदल गया जो अपने पंजों से चट्टानों को चीरता था। इसके बाद उन्होंने सृष्टि के 7 लेखन किए। आत्मा सृजन तकनीक से अपना रूप बदला, स्वर्गीय ईश्वर सृजन तकनीक से अपनी तकनीक बदली, स्वर्गीय शैतान सृजन तकनीक से अपना रूप बदला, मानव राजा सृजन तकनीक से ड्रैगन में बदला, भूत सृजन तकनीक से अपनी आत्मा बदली, पृथ्वी कल्प सृजन तकनीक से अपनी आत्मा बदली और पूर्व आकाशीय सृजन तकनीक से अपने नवजात शिशु को बदला। इसके बाद उन्होंने महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों में सभी प्रकार के मंत्र, मुट्ठी कौशल, तलवार कौशल और चाकू कौशल का प्रदर्शन किया। अनजाने में ही वह एक अद्भुत अवस्था में डूब गया था जहां लकड़हारे की आवाज उसके मन में बार बार गूंज रही थी। कभी वह गहरी और धीमी होती, कभी तेज और स्पष्ट, और कभी धीमी। सभी प्रकार के रहस्य बार बार उसके मन में उमड़ते रहते थे और फिर उसके हाथ से निकलकर अद्भुत चालों का रूप ले लेते थे। उसके दिल में बस खुशी थी जब वह जी भरकर हथियार चलाता था। चाहे कोई भी मंत्र हो, कोई भी दिव्य कला हो या तलवारबाजी, वह बिना किसी क्रम के उन सबको इस्तेमाल करता था। उसे बस अपने हृदय में विक्षिप्तता का एहसास हुआ। अगर महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्रों की तकनीक काम नहीं करती थी तो वह उसे बदल देता था। अगर अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक का संचार अनियमित होता तो वह प्रवाह के साथ चलता और प्राणिक ची संचार की दिशा को समायोजित कर लेता। सीधे सीधे काम करना, प्रकृति के मार्ग पर चलना, यही मार्ग का अर्थ है। इस क्षण उसे यह वाक्य अंततः गहराई से समझ में आ गया था। चाहे उनके पूर्ववर्ती ने कुछ भी पीछे छोड़ा हो, चाहे महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्र या अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक कुछ भी हो, वह प्राण ची को प्रवाह के साथ प्रवाहित होने देते थे, सभी प्रकार की चालें और दिव्य कलाएं करते थे। अपनी असीम प्राण ची को जैसे चाहे प्रवाहित करते थे, चाहे वह मानक के अनुरूप हो या नहीं। जैसे जैसे यह बात आगे बढ़ती गई, चट्टान पर लकड़हारे के व्याख्यान के चमत्कार ने उसे और भी अधिक समझने तथा और भी अधिक चमत्कारों को समझने की अनुमति दी। तीनों स्वर्गीय राजा भी चकित रह गए और तुरंत देखने के लिए बाहर आए तो देखा कि संत अराइवल पर्वत के जंगल में समय समय पर चिंगारियां चमक रही थीं। जमीन के लुढ़कते ही गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही हवा में चाकू की रोशनी और तलवार की परछाइयां गूंजी, जंगल टुकड़े टुकड़े हो गया। तीनों स्वर्गीय राजाओं के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और स्वर्गीय राजा श्री अचानक चिल्लाए, ये तो बुरा है, पवित्र पंथ के गुरु पवित्र वृक्ष की ओर दौड़ रहे हैं। बुजुर्ग तुरंत हवा में उठे और सरू के पेड़ के सामने उतरे तो देखा कि किन म्यू अपनी जी जान से तरह तरह के करतब और दिव्य कलाएं दिखा रहा है, मानो पागल हो गया हो। उसकी प्राणशक्ति ने सभी प्रकार के देवताओं और शैतानों के दर्शन भी कराए। चाहे वह धर्म का मार्ग हो, शैतान का मार्ग हो या बौद्ध धर्म का, उसने बस सब कुछ कर दिखाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सफेद बाघ आत्मा शरीर के लिए अद्वितीय दिव्य कलाएं थीं, काले कछुए आत्मा शरीर के लिए अद्वितीय रक्षात्मक तरीके, हरे ड्रैगन आत्मा शरीर का तूफान या सिंदूर पक्षी आत्मा शरीर की सच्ची आग, वे सभी उसके हाथों में उसके दिल की इच्छा के अनुसार निष्पादित किए गए थे, जिससे 3 पंथ स्वर्गीय राजा चकित हो गए। एकता तकनीक। स्वर्गीय राजा शी ने बुदबुदाया, उसने इसे समझ लिया है, उसने इसे समझ लिया है। यदि आपको कोई त्रुटि, महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों की एकता तकनीक के लिए केवल एक ही आवश्यकता थी, जो कि महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों में सभी मंत्रों, दिव्य कलाओं, तलवार कौशल और युद्ध तकनीकों को एकजुट करना था, जिसमें सृष्टि के 7 लेख शामिल थे। जब कोई ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसे एकीकृत माना जा सकता है। जब पिछले पंथ के स्वामी चट्टान पर लकड़हारे से शिक्षा प्राप्त करते थे तो उन सभी को अपनी एकता तकनीक को समझना पड़ता था, और जब वे सफल होते थे तभी वे पंथ के स्वामी का पद सुरक्षित कर सकते थे। अन्यथा हेवनली डेविल कट जैसे संप्रदायों के लिए, जिन्हें अपने पंथ के स्वामी की मृत्यु से कोई परेशानी नहीं होती, पंथ के स्वामी को बदलना एक सामान्य बात हो जाएगी। जो लोग स्वर्गीय शैतान पंथ गुरु बन सकते थे वे सभी प्रतिभा से भरपूर थे, इसलिए उनमें से प्रत्येक को प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। यहां तक कि पंथ गुरु ली, जिन्हें स्त्री मोह में खो जाने के लिए धिक्कारा गया था, भी महान प्रतिभा के धनी थे। अन्यथा वे दादी सी के दाव हृदय में एक हृदय शैतान का निर्माण नहीं कर पाते, जिसे ग्राम प्रधान मूक जैसे शक्तिशाली साधक भी नहीं तोड़ पाते। हालांकि तीनों पंथ के स्वर्गीय राजाओं को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किन म्यू की एकता तकनीक को समझने की गति थोड़ी ज्यादा थी। 10 दिन से ज्यादा समय ही बीता था कि वह एकता तकनीक की सीमाओं को छू चुका था, अपनी तकनीकों में सामंजस्य बिठाने और उन्हें आपस में मिलाने लगा था। उन्हें यह नहीं पता था कि किन म्यू के तथाकथित अधिपति शरीर में कोई महत्वपूर्ण क्यूई गुण नहीं था और वह एक ही समय में किसी भी गुण की महत्वपूर्ण क्यूई में बदल सकता था। इसके अलावा
अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक में भी कोई गुण नहीं था और वह किसी भी गुण में बदल सकती थी। किन म्यू ने अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक को आधार के रूप में इस्तेमाल किया, आधार के ऊपर सामग्री को जोड़ा और हटाया। महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान पंथ के पंथ सिद्धांत और दर्शन के माध्यम से चलते हुए और इसे चट्टान पर शिक्षाओं के चमत्कार के साथ विलय कर दिया। अपनी खुद की एकता तकनीक बनाने के लिए पहला कदम उठाया। सीधे सीधे काम करना, प्रकृति के मार्ग पर चलना। इस वाक्य को उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी एकता तकनीक अधिपति 3 शरीर अमृत तकनीक को आधार के रूप में उपयोग कर रही हो सकती है, लेकिन अधिपति 3 शरीर अमृत तकनीक की कोई शाखा या पत्तियां नहीं थीं। इसलिए महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों की तकनीक इसकी शाखाएं बन गईं, जबकि मंत्र, दिव्य कला, तलवार कौशल और युद्ध तकनीक इसकी पत्तियां बन गईं। जेड वृक्ष को सजाकर तकनीक प्राप्त कर ली गई और सब कुछ प्रकृति के अनुसार चलने लगा। एक क्षण के बाद किन म्यू ने सरू के पेड़ की ओर अपना रास्ता बना लिया और तीनों पंथ के स्वर्गीय राजा बहुत घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं वह इस प्राचीन वृक्ष को न काट दे, जो पवित्र पंथ का प्रतिनिधित्व करता था, जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन म्यू पेड़ की ओर बढ़ते हुए सरू के देवदार के पेड़ों को काटता नहीं रहेगा। इसके बजाय वह संत की चट्टान पर कमल की मुद्रा में बैठ गया और शांत हो गया। प्राण क्यूई उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसका आत्मिक भ्रूण हिल रहा था और उसके 5 तारे हिल रहे थे। पांचों तत्व अपने आप आकाश में ऊपर उठे और पांचों तत्वों वाले तारों पर उतर गए। उसकी आंखें उसकी नाक को देख रही थी, जबकि उसकी नाक उसके दिल को। उसकी सांसें सफेद रोशनी की तरह थी, जबकि सुनहरी रोशनी उसकी आंखों में समाहित थी जब वह वहां बैठा था। स्वर्गीय राजा लू कुछ कहने ही वाले थे कि स्वर्गीय राजा शी ने तुरंत शश किया और चुपचाप पंजों के बल चल दिए। स्वर्गीय राजा लू और स्वर्गीय राजा यू भी हल्के कदमों से चुपके से उनके पीछे पीछे चुपचाप निकल गए। इस पीढ़ी के पवित्र पंथ गुरु निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। स्वर्गीय राजा शी आगे बढ़े और पीछे मुड़कर किन म्यू की ओर देखा और दुख से आह भरते हुए बोले, कुलपति का निर्णय सचमुच बहुत अच्छा है। हमारे पवित्र पंथ का भविष्य शायद उन्हीं पर निर्भर करेगा। ऐसी प्रतिभा और समझ की शक्ति इस दुनिया में दुर्लभ है। उनकी तुलना अब भी हर 500 साल के संत से नहीं की जा सकती। स्वर्गीय राजा यू ने आह भरी, शाश्वत शांतिशाही गुरु जैसा अस्तित्व हर 500 साल में एक बार ही मिल सकता है। स्वर्गीय राजा लू ने पूरे पहाड़ पर फैली गंदगी को देखा। ये वे पेड़ थे जो किन म्यू के समझदार होकर दौड़ने पर गिर गए थे। कुछ गिरे हुए पेड़ अभी भी जलने से चटक रहे थे। दुनिया में दुर्लभ की तुलना स्वाभाविक रूप से हर 500 साल में एक बार से नहीं की जा सकती। आखिरकार हर 500 साल में एक बार ही हो सकता है। हमारा यह पवित्र पंथ गुरु हर चीज में अच्छा है। हालांकि बात बस इतनी है कि वह बहुत परेशान करने वाला है। इस पंथ के स्वर्गीय राजा ने दुख से कहा, हमारा संत आगमन पर्वत इस अवस्था में तभी नष्ट हो गया था जब दाओ संप्रदाय और महान थंडक्लैप मठ ने हम पर आक्रमण किया था, है ना? अब इस बारे में बात मत करो। आखिरकार वह पंथ का गुरु है जिसे पैट्रियार्क ने चुना है। चाहे वह कितना भी परेशान करने वाला क्यों न हो, हमें उसे सहना ही होगा। चलो जाकर आग बुझाते हैं। किन म्यू आधे दिन तक सैंड्स रॉक पर बैठा रहा और भूख से उसकी नींद खुल गई। उसने हु लिंग एर को कस्तूरी मृग का शिकार करने के लिए बुलाया। उन्होंने कस्तूरी मृग का मांस भूना और आधा खाने के बाद उनकी भूख मर गई। युवा मालिक इससे थक गए। छोटी लोमड़ी ने ऊबकर अपने दांत भींचे और कहा, मैंने मछली निरीक्षण तालाब में कुछ मछली ड्रैगन देखे जो काफी स्वादिष्ट और काफी मोटे थे। मैंने भी उन्हें देखा और वे सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे। किन म्यू एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, मुझे डर है कि मैं उन मछलियों को नहीं हरा सकता। हालांकि दादाजी औषधालय ने कहा था, अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं जहर दे सकता हूं। हो लिंग ने खुशी मनाई और खुशी मनाते हुए छोटी लोमड़ी ने तुरंत अपना मोह बंद कर लिया, क्योंकि उसने देखा कि 3 पंथ के स्वर्गीय राजा काले चेहरों के साथ उनके पीछे खड़े थे। किन म्यू उठे और मुस्कुराए, स्वर्गीय राजा यहां कब से हैं? बस। स्वर्गीय राजा शी ने प्रसन्न मुखाकृति धारण की। पवित्र पंथ गुरु बिना किसी हड़बड़ी के धीरे धीरे खाना जारी रख सकते हैं। यह सही है। मछली अवलोकन तालाब में कुछ मछली ड्रैगन 16वीं पीढ़ी के पंथ गुरु द्वारा पाले गए थे। उस समय 16वें पंथ गुरु ने तालाब के किनारे शिष्यों को व्याख्यान दिए और कुछ मछलियां पालीं। शिष्यों को सलाह देने के लिए मछली को ड्रैगन में बदलने से यह एक ऐसा कार्य बन गया जिसने कल्पना को मोहित कर लिया और दूर दूर तक फैल गया। इस प्रकार ये मछली ड्रैगन जीवित रहे। पवित्र पंथ गुरु, जब आप खाली हों तो तालाब में जाकर मछलियों की गिनती कर सकते हैं ताकि मछलियां छूट न जाएं। किन म्यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। इन मछली ड्रैगन को खाया नहीं जा सकता था। पंथ गुरु,
कस्तूरी मृग का स्वाद कैसा होता है? स्वर्गीय राजा लू ने मुस्कुराते हुए पूछा। बैठो और एक साथ खाना खाओ, किन म्यू ने उन्हें आमंत्रित किया। तीनों पंथी स्वर्गीय राजा कतई संकोची नहीं थे। वे एक एक जगह बैठ गए और कस्तूरी मृग का मांस बांटने लगे। स्वर्गीय राजा यू ने अपनी उंगलियों पर लगी चर्बी चाटी और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा स्वाद नहीं है। अगर मुझे पता न होता कि ये कस्तूरी मृग पिछली पीढ़ी की साध्वी ने पाले हैं, तो मैं इन्हें कब का खा चुका होता। उनका पालन पोषण दादी सी ने किया है। किन म्यू का चेहरा काला पड़ गया। इस संत आगमन पर्वत पर और क्या खाया जा सकता है? स्वर्गीय राजा लू ने मानो गलती से कह दिया, पंथ गुरु ने जिस जंगल को नष्ट किया था, वह संस्थापक गुरु के काल में लगाया गया था। सागो पाम के पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं और इतने घने होने के लिए उन्हें कुछ हजार साल तक बढ़ना पड़ता है। किन म्यू बैठते ही बेचैन हो गया। उसने वह जंगल पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वहां बस कुछ जले हुए सागो ताड़ के पेड़ ही खड़े थे। मुझे नहीं पता कि पवित्र हृदय के हॉल में फूलों के बिस्तर से पवित्र हृदय फूल किसने तोड़ा है। स्वर्गीय राजा यू मुस्कुराया। किन म्यू ने हो लिंग की ओर देखा जो कस्तूरी मृग की हड्डी को देख रही थी। उसकी रोएदार पूंछ, जो हमेशा इधर उधर हिलती रहती थी, असामान्य रूप से शांत थी। स्वर्गीय राजा शी ने कहा, प्राकृतिक आकर्षण के तल में हरा दीपक भी है जिसमें तिल का तेल है। यह निश्चित नहीं है कि किसने इसे काफी मात्रा में पी लिया है। हो लिंग ने महसूस किया कि किन म्यू की निगाहें उसकी लोमड़ी की पूंछ पर टिकी हैं और उसने चुपके से अपनी पूंछ अपने नितंबों के नीचे छिपा ली। किन म्यू खांसते हुए बोला, लिंगर, तुम्हारी लोमड़ी की पूंछ खुल गई है। कहाँ? छोटी लोमड़ी चिल्लाई, मैंने इसे स्पष्ट रूप से छिपा दिया है। स्वर्गीय राजा लू ने न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीरे से कहा, औषधि राजा के हॉल के सामने एक प्राचीन औषधीय पेड़ है और उस पर एक विशाल तांबे के रंग का 9 पत्तों वाला लिंगजी मशरूम उगता है। 9वां पत्ता लगभग पूरी तरह से चबाया जा चुका है। उस लिंगजी मशरूम की खेती प्राचीन औषधीय पेड़ द्वारा की जाती है और इसमें एक मजबूत औषधीय ऊर्जा होती है। इसमें कई बीजाणु भी होते हैं और बीजाणु सभी दिशाओं में उड़ते हैं। बीजाणु समय समय पर अंकुरित होते हैं और छोटे लिंगजी मशरूम निकलते हैं। छोटी लोमड़ी के सिर पर एक छोटा सा लिंगजी मशरूम निकला और उसने तुरंत अपने पंजे उठाए, मानो वह अपना सिर खुजला रही हो, और चुपके से उसे उखाड़कर अपने मुंह में डाल लिया। उसे लगा कि सब कुछ गुप्त है, लेकिन जब उसने आंखें उठाईं, तो उसे आश्चर्य हुआ कि किन म्यू और तीनों पंथ के स्वर्गीय राजा उसे घूर रहे थे। स्वर्गीय राजा शी ने कहा, तैरते बादलों के मंडप में स्क्रीन पर कुछ बादल मोती भी लगे हुए थे, वे गिर गए होंगे। हो लिंग घबरा गई और उसने तुरंत अपनी पीठ पर रखे छोटे बैग को गले लगा लिया। किन म्यू ने 2 बार खांसते हुए कहा और खड़े हो गए, तीनों स्वर्गीय राजाओं, मुझे सेंट अराइवल माउंटेन आए हुए काफी समय हो गया है। अचानक मुझे याद आया कि मैं अभी भी इंपीरियल कॉलेज का शाही शिक्षाविद हूं और मैंने ज्यादा कक्षाओं में भाग नहीं लिया है। मैं आज सेंट अराइवल माउंटेन छोड़कर राजधानी शहर लौटने की योजना बना रहा हूं। तीनों पंथ के स्वर्गीय राजाओं ने राहत की सांस ली और स्वर्गीय राजा शी ने कहा, अधिकार के अनुसार हमें पवित्र पंथ मास्टर को समझने के लिए यहां रखना चाहिए, लेकिन चूंकि पवित्र पंथ मास्टर का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको नहीं रखेंगे। स्वर्गीय राजा यू ने विनम्रता से कहा, पवित्र पंथ गुरु, संत आगमन पर्वत पंथ गुरु का घर है, इसलिए आपको बार बार घर लौटना चाहिए। अपने आप को बाहरी व्यक्ति न समझें। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, किन म्यू ने विनम्रता से उत्तर दिया, पवित्र पंथ के गुरु के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से बार बार देखने के लिए वापस आऊंगा। क्या आपको पवित्र पंथ गुरु को पहाड़ से नीचे भेजने की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। 3 स्वर्गीय राजा, मुझे बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं। युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि आप पंथ के स्वर्गीय राजाओं द्वारा तिरस्कृत हैं। हो लिंग ने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं और कहा। किन म्यू उसे घूरता रहा और छोटी लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ छिपा ली। किन म्यू अवाक रह गया और उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि तुमने हर जगह परेशानियां खड़ी की, लेकिन वे छोटी मोटी परेशानियां थीं। मैंने जो परेशानियां खड़ी की, वे भी कम नहीं हैं और वे सब तुम्हारी परेशानियों से बड़ी थीं। इसलिए मैं तुम्हें उपदेश देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। स्वर्गीय संत पंथ के इतिहास में शायद ये पहली बार है कि पवित्र पंथ के गुरु को उसके अधीनस्थों द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा है। खैर, चूंकि मैंने एकता तकनीक को काफी हद तक समझ लिया है, तो चलो पहाड़ छोड़ देते हैं। हो लिंग एर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। किन म्यू ने कुछ और बार परीक्षण किया और महसूस किया कि उसने टेलीपोर्टेशन कपड़ों की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। हो लिंग को अपनी छाती पर उठाए हुए उसने कहा, मुझे अभी भी इस टेलीपोर्टेशन पर भरोसा नहीं है। मेरे बैग में अभी भी कुछ गोलियां हैं और अगर मेरी प्राणशक्ति कम हो जाए
तो मैं उसे फिर से भर सकता हूं। हो लिंग उसकी छाती से कसकर चिपकी रही और आराम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। किन म्यू संतागमन पर्वत से नीचे कूद पड़ा और तेज हवा की आवाज उसके कानों से गुजरी। युवक ने अपने जरीदार कपड़े ओढ़कर और रखकर हवा में ही गायब हो गया। तीनों पंथ के स्वर्गीय राजा तुरंत पहाड़ के नीचे पहुंचे और नीचे देखा, लेकिन उन्हें किन म्यू का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। असुर की रक्त आंखें, जागो। स्वर्गीय राजा यू ने अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाकर अपनी भौहों के मध्य को छुआ। जैसे ही उसने नीचे की ओर देखा, उसकी दोनों आंखों से लाल बत्तियां फूट पड़ीं। एक क्षण बाद उसे किन म्यू के निशान मिले और उसने राहत की सांस ली। पवित्र पंथ गुरु ठीक हैं और वे स्वर्ग के बिजली प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा तक पहुंच चुके हैं, जो हमारे संत आगमन पर्वत के चारों ओर घूमता है। इस स्वर्ग के बिजली प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजरने के बाद वे सुरक्षित हो जाएंगे। स्वर्गीय राजा लू का दिल अचानक कांप उठा और उसने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ भाइयों, क्या आपने पवित्र पंथ गुरु को स्वर्ग के बिजली प्रतिबंधित क्षेत्र के बारे में बताया है जो संत आगमन पर्वत के बाहर है? स्वर्गीय राजा यू और स्वर्गीय राजा शी ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने सिर हिलाया। स्वर्गीय राजा शी बुदबुदाए, कनिष्ठ भाई लू ने पवित्र पंथ गुरु को इसके बारे में नहीं बताया। स्वर्गीय राजा लू ने अपना सिर हिलाया, मुझे लगा कि तुम लोगों ने ये कहा था। बकवास। तीनों पंथ के स्वर्गीय राजाओं के हाव भाव अचानक बदल गए और वे तुरंत नीचे कूद पड़े। स्वर्ग का बिजली प्रतिबंधित क्षेत्र पिछली पीढ़ी के एक पंथ गुरु द्वारा पवित्र भूमि की रक्षा के लिए बनाया गया था। बाहर से देखने पर कोई खासियत नहीं थी, लेकिन अंदर जाते ही नीले आकाश के स्वर्ग के वज्र की बौछार का सामना करना पड़ता था। किन म्यू का उल्लेख मत करो। भले ही यह दिव्य प्राणी क्षेत्र का एक मजबूत अभ्यासी था, फिर भी वे अंदर उतरने पर मर जाएंगे या अपंग हो जाएंगे। किन म्यू की साधना से वह निश्चित रूप से एक पल में राख में बदल जाएगा। तीनों पंथी स्वर्गीय राजाओं की गति अत्यंत तीव्र थी और वे स्वर्ग के बिजली प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस आए और उन्हें बचाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। तीनों स्वर्गीय राजाओं की सघन साधना के बावजूद वे बिजली के प्रहारों से झुलस गए। वह बिजली वाला क्षेत्र निश्चित रूप से खतरनाक है। स्वर्ग के बिजली प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर किन म्यू ने आकाश की ओर देखा और उसके दिल में एक डर बना हुआ था। सौभाग्य से मैंने इस छिपे हुए बिजली क्षेत्र को देखने के लिए हरे स्वर्ग की आंखों का इस्तेमाल किया था और सीधे टेलीपोर्ट हो गया था। बिजली क्षेत्र में लोग लग रहे हैं। उसके पास से देखने का समय ही नहीं था क्योंकि उसका शरीर पहले ही हवा से नीचे गिर रहा था। उसके नीचे अनंत शांति साम्राज्य के हरे भरे पहाड़ और नीला पानी बादलों से ढका हुआ था और बेहद शानदार लग रहा था। यदि आपको कोई त्रुटि विज्ञापन, स्वर्गीय राजाओं ने स्वर्ग के बिजली प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत समाप्त कर दी, केवल यह देखने के लिए कि किन म्यू की आकृति बार बार टिमटिमा रही थी और जैसे जैसे वह उनसे दूर होता जा रहा था, वह छोटी होती जा रही थी। तीनों ने राहत की सांस ली। अगर मुझे पता होता कि यह मिशन इतना कठिन है, तो मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करता। स्वर्गीय राजा लू ने अपने चेहरे से कालिख पोंछी और बुदबुदाया, इस पीढ़ी का पवित्र पंथ गुरु बहुत अप्रत्याशित है। बाकी दो बुजुर्गों की भी यही भावनाएं थीं। स्वर्गीय राजा शी ने कहा, सौभाग्य से यह अंततः समाप्त हो गया। पवित्र पंथ गुरु द्वारा इतनी कम उम्र में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन हमारे पवित्र पंथ का सौभाग्य है। अब जब यह समाप्त हो गया है, तो हमें स्वर्गीय राजा कियान के मामले की जांच करनी चाहिए। स्वर्गीय राजा लू और स्वर्गीय राजा यू के हृदय कठोर हो गए और उन्होंने दृढ़ भाव से उत्तर दिया, यही तो हम करने जा रहे हैं, उसकी जांच करने जा रहे हैं जिसने हमारे पवित्र पंथ पर हाथ डाला है। स्वर्गीय राजा शी के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि क्या हमारे पंथ का टेलीपोर्टेशन झंडा लीक हो गया है। कई परेशानियों वाला एक साल। नीचे देखिए, ऐसा लगता है कि यह माउंट प्रांत की सीमा है। माउंट प्रांत, हमारे पंथ की पवित्र भूमि माउंट प्रांत के शीर्ष तक पहुंच गई है। स्वर्गीय राजा यू का दिल थोड़ा कांप उठा और उसने एक धुंधली सांस छोड़ते हुए कहा, माउंट प्रांत ने विद्रोह कर दिया है और सम्राट के रिश्तेदारों ने काफी बड़ी शक्ति के साथ विद्रोह कर दिया है। अब जबकि पवित्र पंथ के स्वामी माउंट प्रांत में आ गए हैं, मुझे डर है। सेंट अराइवल पर्वत स्वर्ग के बिजली प्रतिबंधित क्षेत्र में छिपा हुआ था और आकाश से बहुत ऊपर उठा हुआ था। यह पवित्र भूमि स्थिर नहीं थी, बल्कि हमेशा गतिशील रहती थी। वहां एक जगह थी जिसे व्यूइंग एबिस कहा जाता था और व्यूइंग एबिस से नीचे देखने पर सेंट अराइवल पर्वत के नीचे का दृश्य दिखाई देता था। यहां तक कि जमीन पर चींटियां भी साफ दिखाई देती थीं। हालांकि इस बार बहुत जल्दी थी, इसलिए उनके पास व्यूइंग एबिस की जांच करने का कोई समय नहीं था और उन्होंने किन म्यू को पवित्र भूमि से बाहर जाने दिया जब वह माउंट प्रीफेक्चर से गुजर रहा था।
आशा है कि पवित्र पंथ गुरु युद्ध के मैदान में नहीं उतरेगा, स्वर्गीय राजा लू ने बुदबुदाया। किन म्यू आसमान से गिर पड़ा और हुलिंग एयर ने किन म्यू को हवा में उड़ाने के लिए राक्षसी हवा का सहारा दिया। कुछ ही देर बाद वह आखिरकार जमीन पर आ गया। उसकी प्राण शक्ति आधी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कम से कम उसे सुरक्षित और स्वस्थ माना जा रहा था। मुझे इंपीरियल कॉलेज गए हुए काफी समय हो गया है। पहले शाही शिक्षाविद और सम्राट द्वारा सम्मानित अधिकारी के रूप में मैंने केवल एक व्याख्यान सुना था। इधर उधर देखते हुए उसने हो लिंग को अपने बैग से अनंत शांति साम्राज्य का भौगोलिक नक्शा निकालने दिया। पहाड़ों की स्थलाकृति को देखते हुए उसने भौगोलिक नक्शे से मिलती जुलती स्थलाकृति ढूंढने की कोशिश की। यह माउंट प्रांत है, हालांकि शहर से अभी भी काफी दूरी है। ठीक इसी समय उसने आकाश में एक जहाज को तैरते देखा और किन म्यू का दिल थोड़ा सा धड़कने लगा। उसने तुरंत स्वर्ग चोरी करने वाले दिव्य पैरों का प्रयोग किया और पहाड़ी की तलहटी में उस जहाज के पीछे दौड़ पड़ा। उस जहाज पर व्यापारी का झंडा लगा था, इसलिए वह व्यापारियों और मेहमानों दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज था। युद्ध की तमाम उथल पुथल और अराजकता के बावजूद वहां अभी भी काफी संख्या में व्यापारी जहाज थे। सशस्त्र विद्रोह वाले इलाकों में भी जहाज आते जाते रहते थे। किन म्यू तेजी से दौड़ता रहा और अचानक उसके पैर हवा में पड़ गए। हवा में पैर रखते ही वह पागलों की तरह आसमान में ऐसे दौड़ा मानो जमीन समतल हो। बस कुछ ही सांसों में जहाज तक पहुंच गया और पलक झपकते ही जहाज पर उतर गया। स्वांग स्वांग स्वांग। जैसे ही वह जहाज पर उतरा, उसकी गर्दन पर दर्जनों तलवारें तान दी गईं और तलवारें म्यान से बाहर निकलने की आवाजें गूंज उठीं। तलवारें उसके शरीर के आगे पीछे हर जगह थीं। सभी लोग घबराए नहीं, मैं बस जहाज ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, किन म्यू ने अपने दोनों हाथ उठाए और सावधानी से कहा। जहाज के डेक पर दर्जनों लोग थे और ज्यादातर व्यापारी लग रहे थे। व्यापारियों द्वारा नियुक्त किए गए दैवीय कला के साधक और कुछ अधिकारी भी थे। जिन लोगों ने उसकी गर्दन पर उड़ती हुई तलवारें तानी थीं, वे अधिकारी और दैवीय कला के साधक ही थे। युवक, तुम कहां जाने की योजना बना रहे हो? नंगे हाथों और टैटू से भरे कोक्सवेन ने किन म्यू को देखा और आश्चर्यचकित भाव से पूछा। किन म्यू ने पूछा, क्या यह राजधानी शहर जाने वाला जहाज है? कोक्सवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, राजधानी शहर तक जहाज का किराया 100 महान बहुतायत सिक्के है। किन म्यू आश्चर्यचकित हो गया और चिल्लाया, इतना महंगा? रिवरटूम से राजधानी शहर तक केवल 10 महान बहुतायत सिक्के थे। यह पलक झपकते ही 10 गुना कैसे बढ़ गया? हालात अभी ठीक नहीं है और रोजाना युद्ध हो रहे हैं। सफर आसान नहीं होने वाला, इसलिए जहाज का किराया भी बढ़ाना होगा। हे 10 गुना तो पहले से ही कम है। हम अब सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जाहिर है आपको हमारे प्रयासों के लिए और ज्यादा देना होगा। किन म्यू सहमत हो गया। अगर वह अकेले राजधानी की ओर जाता और रास्ते में उसे उथल पुथल और अराजकता का सामना करना पड़ता, तो उसे राजधानी पहुंचने में 10 दिन से ज्यादा लग जाते। अगर वह स्वर्ग चोरी दिव्यपाद का अभ्यास करता, तो उसे अत्यधिक सघन साधना करनी पड़ती और थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही उसकी साधना पूरी तरह समाप्त हो जाती। इसलिए जहाज लेना ज्यादा सुविधाजनक था। दुनिया में शांति नहीं है। मैंने सुना है कि वन प्रांत के कियू दियई ने भी विद्रोह कर दिया है। किन म्यू ने जहाज का किराया चुकाया और कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा, कियू दियई कोई मामूली हस्ती नहीं है। शाही दरबार पर भरोसा करने से पहले वह पैशन पार्टिंग पैलेस की एक महान प्रभावशाली महारानी थी, जिनकी साधना दुनिया को हिला देने वाली थी। पैशन पार्टिंग पैलेस की शक्ति अपार थी और महल के कई शिष्य सीमावर्ती सेना में सेनापति बन गए थे। अब जब पैशन पार्टिंग पैलेस की महान शाही महारानी ने विद्रोह कर दिया है, तो दुनिया और भी ज्यादा अस्तव्यस्त हो जाएगी। मैंने सुना है कि पैशन पार्टिंग पैलेस एक महिला द्वारा निर्मित सबसे बड़ा संप्रदाय था, जिसकी शक्ति कई अन्य संप्रदायों से बढ़कर थी और जो 3 महान पवित्र स्थलों से ज्यादा कम नहीं थी। शाही दरबार की ज्यादातर महिला सेनापति पैशन पार्टिंग पैलेस से आई है। थ्री वंडर्स कैसल ने भी विद्रोह कर दिया है। थ्री वंडर्स कैसल उस समय सम्राट का बहुत प्रिय था और कंसोर्ट चे थ्री वंडर्स कैसल से ही थी। मैंने सुना है कि वह 3 अजूबों में से एक चे झेंगली की पोती है। अब जबकि थ्री वंडर्स कैसल ने विद्रोह कर दिया है, कंसोर्ट चे को ठंडे महल में निर्वासित कर दिया गया है। इतने सारे संप्रदायों ने विद्रोह क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता? 3 महीने पहले दाओ संप्रदाय के दाओजी इंपीरियल कॉलेज का द्वार बंद करने गए थे और शाश्वत शांति के इंपीरियल प्रीसेप्टर व्याख्यान देने के लिए आगे बढ़े थे। उसके बाद कुछ लोग देख सकते थे कि इंपीरियल प्रीसेप्टर घायल हो गए हैं। मैंने सुना है कि इंपीरियल प्रीसेप्टर के घाव से बदबू आने लगी है और उन्होंने जानबूझकर उसे छिपाने के लिए इत्र का इस्तेमाल किया था। फिर भी वह घाव की बदबू को नहीं छिपा सका।
जब यह खबर फैली, तब भी कई संप्रदायों को इस पर यकीन नहीं हुआ। फिर एक और कहानी सामने आई। ड्रैगन राइडर संप्रदाय के मास्टर ने इंपीरियल प्रीसेप्टर से लड़ने के लिए देर रात इंपीरियल प्रीसेप्टर की जागीर में प्रवेश किया था और वास्तव में जिंदा बच निकला था। ड्रैगन राइडर संप्रदाय के मास्टर की क्षमता को सर्वोच्च नहीं माना जा सकता, लेकिन उसने एक अजगर को पाला था जो सांप से रूपांतरित हुआ था। उसे संप्रदाय के मास्टर स्तर का विशेषज्ञ कहना मुश्किल है। इंपीरियल प्रीसेप्टर द्वारा उसे भी न मार पाना दर्शाता है कि उसकी चोटें कितनी गंभीर हैं। शशश, इसके बारे में बात करना बंद करो, वे कुछ अधिकारी देख रहे हैं। किन म्यू का दिल उस समय की याद से भर गया जब शाही उपदेशक व्याख्यान दे रहे थे। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक थोड़े कमजोर जरूर लग रहे थे, लेकिन किन म्यू उपचार कला में पारंगत थे और दादीसी से अक्सर रूजा और पाउडर खरीदकर वह इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि शाश्वत शांति के शाही उपदेशक के चेहरे पर जो लालिमा थी, वह बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि रूजा लगाने की वजह से थी। जहां तक इन व्यापारियों द्वारा कही गई बातों से उत्पन्न घाव की सड़ती हुई गंध को छिपाने के लिए इत्र का उपयोग करने की बात है, तो किन म्यू ने उस समय वास्तव में 2 अलग अलग प्रकार की गंधों को सूंघा था, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। बचपन से ही उन्होंने औषधि विक्रेता से जड़ी बूटियों में अंतर करना सीख लिया था, अतः ये दोनों गंधें साधारण जड़ी बूटियों और इत्र की थीं। किन म्यू ने भौहें चढ़ाईं। इंपीरियल प्रीसेप्टर की चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं। फिर भी उन्होंने बाहरी दुनिया के लोगों को ये बताने का मौका छीन लिया कि जब वे इंपीरियल कॉलेज में व्याख्यान देने आए थे, तब भी वे गंभीर रूप से घायल थे। इससे वे लोग विद्रोह करने की सोच रहे थे, लेकिन विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या यह योजना कुछ ज्यादा ही डरावनी नहीं है? इंपीरियल कॉलेज में इंपीरियल प्रीसेप्टर को व्याख्यान दिए 3 महीने हो चुके थे और इन 3 महीनों में स्थिति और भी बिगड़ गई थी। हर जगह संप्रदाय और अधिकारी विद्रोह कर रहे थे, जिससे किन म्यू को लग रहा था कि वह शाश्वत शांति इंपीरियल प्रीसेप्टर को ज्यादा समझ नहीं पा रहा है। शाही उपदेशक ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति को इतना अस्त व्यस्त कर दिया था कि उसे ठीक करना पहले ही मुश्किल हो चुका था। अगर वह विद्रोह को दबाने में कामयाब भी हो जाता, तो भी शाश्वत शांति साम्राज्य की ताकत को भारी नुकसान पहुंचता। इसके अलावा अनंत शांति साम्राज्य के अन्य शत्रु भी थे, जैसे पश्चिमी सीमाओं का बारबेरियन डी साम्राज्य और उत्तरी सीमाओं का वुल्फस्टोक कंट्री, जो घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर गड़बड़ी में थे। क्या शाश्वत शांति के शाही उपदेशक सिंहासन पर कब्जा करने के बारे में सोच सकते हैं? उन्होंने संदेह व्यक्त किया। शाही परिवार के विद्रोहियों के साथ युद्ध करने के कारण शाश्वत शांति शाही उपदेशक इस अवसर का लाभ उठाकर सिंहासन पर कब्जा कर सकता था और स्वयं को सम्राट बना सकता था, जबकि दोनों पक्ष अपनी लड़ाइयों में पीड़ित थे। हालांकि यद्यपि किन म्यू शाश्वत शांति शाही गुरु को अच्छी तरह से नहीं जानता था, फिर भी उसने महसूस किया कि इतनी व्यापक सोच वाला व्यक्ति सिंहासन पर कब्जा करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग नहीं करेगा। अचानक जहाज जोर जोर से कांपने लगा और किन म्यू का दिल जोर से धड़क उठा। वह जल्दी से जहाज के किनारे झुककर देखने लगा और देखा कि यह जहाज युद्ध के मैदान में जा रहा है। यह युद्ध क्षेत्र हवा में था और युद्धपोतों के अलावा वहां अभी भी उड़ने वाली कारें, उड़ते बादल, उड़ने वाले वाहन और सभी प्रकार के अजीब उड़ने वाले खजाने या वाहन थे। सौभाग्य से उनका जहाज युद्ध क्षेत्र की सीमा पर था और जब कोक्सवेन ने देखा कि चीजें पीछे की ओर देख रही हैं, तो उसने तुरंत बाईं ओर मोड़ दिया और जहाज लगभग झुक गया। जहाज बमुश्किल एक युद्धपोत से बचकर युद्ध क्षेत्र से आगे निकल गया। किन म्यू ने खुद को संभाला और गिरने से बचा लिया। अचानक एक घुड़सवार सेना ने सुनहरे पंखों वाले एक पक्षी को नियंत्रित किया और ऊपर से उड़ी। दूर से उसने तलवारों के डिब्बों से तलवारें आकाश में उड़ती और जहाज पर सवार लोगों की ओर बढ़ती देखीं। कोक्सवेन तुरंत चिल्लाया, हम व्यापारी हैं जो यहां से गुजर रहे हैं, सैनिक नहीं। घुड़सवार सेना ने अनसुना कर दिया और तेज तलवारें डेक पर मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ बरसाईं। कुछ तलवारें पालों को चीरती हुई रस्सियों को काटती हुई जहाज की गति को तुरंत बहुत धीमा कर गईं। जहाज पर मौजूद हर किसी के सिर सुन्न पड़ गए। यह सेनाओं के बीच एक आम लड़ाई थी और साफ था कि एक तरफ इटर्नल पीस एम्पायर की सेना थी जो विद्रोह को शांत कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ विद्रोही सेना थी। यह सिर्फ एक संप्रदाय नहीं था जो तबाही मचा रहा था। जब कोई संप्रदाय उत्पात मचाता था, तो 3 पवित्र भूमियों जैसे बड़े पैमाने वाले संप्रदायों के अलावा अन्य संप्रदायों के लिए साम्राज्य की सेना से मुकाबला करने लायक ताकत जुटाना कठिन हो जाता था। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक के सुधारों ने न केवल प्राथमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और इंपीरियल कॉलेज का सुधार किया, बल्कि उन्होंने सैन्य हथियारों का भी सुधार किया। सेना में सभी सैनिकों के पास मानकीकृत आध्यात्मिक हथियार थे और भले ही वे संप्रदाय के अनुयायियों के विरोधी न हों, जब तक उनकी संख्या अधिक हो और वे ची का उपयोग करके तलवार चलाना जानते हों, सभी सैनिक मिलकर काम कर सकते थे और एक साथ 10,000 तलवारें चला सकते थे।
जिससे एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती थी। सेना के एक साथ काम करने के अलावा जमीन और आसमान का संयोजन भी था, मंत्रों का संयोजन और हर तरह की युद्ध विधियां भी थीं। पंचतत्व लोक के 10 सैनिक मिलकर 6 दिशाओं के दिव्य कला साधक को आसानी से मार सकते थे। युद्ध जगत के सभी प्रसिद्ध संप्रदायों में शाही परिवार की घेराबंदी और विनाश का सामना करने पर पलटवार करने की शक्ति नहीं थी। सेना की इस तरह की युद्ध पद्धति का उपयोग करके शाश्वत शांति साम्राज्य द्वारा अन्य देशों पर कब्जा करने के इतिहास में इस तरह से बड़ी संख्या में संप्रदायों का सफाया किया गया है। जहाज पर किन म्यू ने अपना मन स्थिर किया और अपनी तलवार का उपयोग करने वाला था जब उसे अचानक याद आया कि उसकी तलवार के मामले में उड़ने वाली सभी तलवारें रोलन के स्वर्ण महल में नष्ट हो गई थीं। इसलिए उसने अपनी तलवार का मामला फेंक दिया था। जूनियर रक्षक तलवार का प्रयोग करें। किन म्यू ने उड़ती हुई तलवारों से बचते हुए, जो ऊपर से वार कर रही थीं, अपनी प्राण शक्ति को ताओटी थैली में डाल दिया और एक तीखी गुंजन सुनाई दी। वेव स्वॉर्ड फॉर्म के एक हल्के घुमाव से ऊपर से उड़ती हुई तलवारें किन म्यू ने 2 टुकड़ों में काट दी। तलवारों के शरीर जहाज पर गिर गए और केवल हत्थे ही बचे। उनकी कुशल तलवार कौशल और जूनियर रक्षक तलवार की तीक्ष्णता के साथ यह कहा जा सकता है कि उनके लिए कोई नुकसान नहीं था। किन म्यू ने राहत की सांस ली और अचानक देखा कि सुनहरे पंखों वाले पक्षियों की पीठ पर बैठे सैनिकों का कपड़े का बोरा खुल गया है। भिनभिनाहट की आवाजें तुरंत फैल गईं और कपड़े के बोरे से अनगिनत सुनहरे कीड़े उड़कर बाहर आ गए। ये कीट सेना है। जहाज पर मौजूद अन्य मेहमानों के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वे चिल्ला उठे, 3 आश्चर्य महल की कीट सेना। कुछ सैनिकों ने अपने हाथ बढ़ाए और अनगिनत उड़ने वाले कीड़े मकोड़े इकट्ठा होकर जहरीले अजगरों की तरह जहाज की ओर दौड़ पड़े और जो भी उन्हें दिखाई दिया उसे काटते और सुरंग बनाते हुए उसमें घुस गए। किन म्यू से कुछ ही दूरी पर एक मोटा ताजा व्यापारी था, जिसकी साधना कमजोर नहीं थी, लेकिन कीड़ों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी आंखों, नाक, मुंह और कानों में सुरंग बना ली। अगले ही पल पूरा मोटा व्यापारी गुब्बारे की तरह पिचक गया और डेक पर सिर्फ इंसानी खाल का एक टुकड़ा पड़ा रह गया। मानव त्वचा के नीचे अनगिनत कीड़े इधर उधर रेंगते रहे और उसकी आंखों, कानों, मुंह और नाक से बाहर निकलकर अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन वह कोक्सवैन असाधारण क्षमताओं वाला एक दिव्य कला साधक था, लेकिन चूंकि उसे जहाज की दिशा नियंत्रित करनी थी, इसलिए वह सबका ध्यान नहीं रख सकता था। 3 वंडर्स कैसल में 3 अजूबे थे। पहला था कीड़े, दूसरा था दवा और तीसरा था खूबसूरत औरतें। शाही महल में रहने वाली कंसोर्ट चे 3 वंडर्स कैसल की एक अद्भुत सुंदरी थी। 3 वंडर्स कैसल अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता में निपुण था, जहां कई प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो जहरीले कीड़ों से बीमारियों का इलाज करने में माहिर थे। इस बीच तीनों में से पहला आश्चर्य कीट था। 3 वंडर्स कैसल की कीट सेना बेहद भयानक थी। जो लोग उपचार में कुशल थे, वे विष देने में भी कुशल थे। 3 वंडर्स कैसल के विषैले कीड़ों का भी एक अनूठा कौशल था। शाही दरबार द्वारा उन पर कब्जा करने के बाद सम्राट ने 3 वंडर्स कैसल को एक कीट सेना बनाने का आदेश दिया था और सेना के अधिकांश सैनिक कीटों को नियंत्रित करने में माहिर थे। अब जबकि 3 वंडर्स कैसल ने विद्रोह कर दिया था, तो यह स्पष्ट था कि कीट सेना पहले ही विद्रोह कर चुकी थी और ये लड़ाई शाही सेना और 3 वंडर्स कैसल की कीट सेना के बीच थी। वे लापरवाही से युद्ध के मैदान में भटक गए थे और 3 वंडर्स कैसल की कीट सेना के हमले का शिकार हो गए थे। मामला शांति से खत्म होने वाला नहीं था। इस तरह के कीड़ों से बचाव करना असंभव है। जूनियर प्रोटेक्टर तलवार इतने सारे कीड़ों से नहीं निपट सकती। किन म्यू की खोपड़ी सुन्न हो गई जब अनगिनत सुनहरे कीड़े उसकी ओर उड़े। उसने तुरंत अपना ध्यान 2 भागों में बांट लिया और अपनी कनिष्ठ रक्षक तलवार एक सैनिक पर तान दी, साथ ही अपने शरीर में प्राणची को भी बाहर निकाल दिया। उसके हाथ से अनगिनत महीन प्राणची धागे निकलकर एक धधकते लाल सूरज की तरह बन गए। उसके प्राणमय क्यूई धागे अतुलनीय रूप से उत्तम प्राणमय क्यूई तलवारों से बने थे, जो एक क्षण में डूबते हुए सूर्य में परिवर्तित हो गए तथा भिनभिनाते हुए हवा में तैरने लगे। युयुआन इंपीरियल अध्ययन, सूर्यास्त तलवार कौशल। वह आग का गोला तेजी से घूमा और डूबते सूरज से तलवारों की अनगिनत रोशनियां फूट पड़ीं। हर एक तलवार ने उन छोटे सुनहरे कीड़ों के शरीरों पर वार किया और देखते ही देखते किन म्यू के आसपास की जमीन कीड़ों की लाशों से भर गई। उसी समय उसके कनिष्ठ रक्षक ने एक सैनिक की छाती में एक झटके में वार किया और फिर वापस आकर उस सैनिक को खत्म कर दिया। शानदार तलवार कौशल। उस कोक्सवैन ने उसकी प्रशंसा की और अपने सहायक को जहाज का नियंत्रण सौंप दिया। उसने तुरंत एक लौकी निकाली। लौकी खोलते ही लौकी से आग के बादल का एक टुकड़ा उड़कर 9 सिरों वाले अग्नि फीनिक्स में बदल गया, जिसने अपने 9 मुंह खोलकर भयंकर आग उगल दी, जिससे अनगिनत कीड़े मकोड़े जलकर मर गए।
उस 9 सिर वाले अग्नि फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और आग की लपटें उगलते हुए जहाज को धक लिया। 3 वंडर्स कैसल के सैनिक उसके पास पहुंच भी पाते, उससे पहले ही वे जलकर कोयला बन गए। इस कोक्सवेन की साधना बहुत गहरी है जो लिटिल जनरल किन फेयू से कम नहीं है। किन म्यू का दिल थोड़ा सा धड़का। कोक्सवेन एक हटे कट्टे अधेड़ उम्र का आदमी था। हालांकि उसने जो ज्वालामय दिव्य कला प्रकट की थी वह वाकई असाधारण थी। वह शायद 7 तारों के राज्य का कोई दिव्य कला साधक था। ठीक इसी समय भयानक सुनहरे कीड़े लहरों की तरह उमड़ पड़े। सैन्य वर्दी पहने एक महिला उनके बीच खड़ी थी। अपनी उंगली के इशारे से कीड़ों का झुंड जहाज की ओर बढ़ चला। 3 आश्चर्यों वाले महल का दूसरा आश्चर्य, लड़कियां सचमुच बहुत सुंदर है। उस कॉक्सवेन ने एक ठहाका लगाया और 9 सिरों वाला अग्नि फीनिक्स फुसफुसाते हुए अग्नि लौकी में वापस आ गया। लौकी बड़ी होती गई और एक विशाल वस्तु में बदल गई जो लगभग 3 से 5 इंसानों जितनी ऊंची थी। लौकी का मुंह नीचे की ओर था, जिससे एक भयानक चूषण निकला और ऊपर उमड़ रहे कीड़ों के झुंड को अपने अंदर खींच लिया। उस कोक्सवेन ने अपने दोनों हाथों से मुद्राएं पकड़ी और एक के बाद एक दर्जनों मुद्राएं लौकी पर पटक दी। विशाल लौकी के चारों ओर हवा में तरह तरह के सुंदर रून तुरंत प्रकट हुए और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गए। कीड़ों का झुंड तुरंत लौकी में राख में बदल गया। किन म्यू की आंखें चमक उठीं। साधना का मतलब अध्ययन करना था और इस कोक्सवेन को रूनों और मुद्राओं का काफी गहरा ज्ञान था। 3 वंडर्स कैसल की वह महिला सेनापति चौंक गई और उसके पैरों तले कीड़ों का झुंड तुरंत रुक गया। हवा में खड़े होकर उसने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और कहा, तुम अग्नि डाकू फान युनश्याओ हो। तुम कब से अच्छे हो गए और कोक्सवेन बन गए। जहाज पर सवार ज्यादातर व्यापारियों के चेहरे के भाव बदल गए, यहां तक कि उन चंद अधिकारियों के चेहरे के भाव भी काफी बदल गए। सबने ची का इस्तेमाल करके अपनी तलवारें कोक्सवेन पर तानने की कोशिश की। उस कोक्सवेन ने 2 बार थूका, तुम्हारा मतलब अच्छा हो गया से क्या है। 3 वंडर्स कैसल की महिला सेनापति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने सुना है कि तुम दाओ संप्रदाय की एक त्यागी हुई शिष्या थीं। दाओ संप्रदाय को तुम्हारी गलत नीयत नापसंद थी और उन्होंने तुम्हें दाओ संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। इस तरह तुम एक डाकू बन गए और हर जगह व्यापारियों को लूटने लगे। शाही दरबार तुम्हें काफी समय से चाहता था। अब जब तुम कोक्सवेन बन गए हो तो क्या तुम अच्छे नहीं हो गए। उस कॉक्सवेन फान युनश्याओ ने हंसते हुए कहा, मैं शांति के समय में ही लोगों से उनके कीमती सामान लूटने के लिए डाकू का काम करता हूं। मैं इन अशांति के समय में डाकू कैसे हो सकता हूं। अशांति के समय में लोगों को लूटने की तुलना में कॉक्सवेन होने से ज्यादा पैसा मिलता है। जनरल, कृपया मेरा जीवन आसान बनाइए। महिला सेनापति ने ठंडी सांस ली और चारों ओर देखा। 3 अजूबों के महल की कीट सेना अभी भी लड़ रही थी और अब इस डाकू से लड़ना उसके लिए ठीक नहीं था। हालांकि फान युनश्याओ ताओ संप्रदाय का एक त्यागी शिष्य था, फिर भी उसकी योग्यताएं बहुत ऊंची थीं। इतने सालों में शाही दरबार भी उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए वह शायद उसकी विरोधी नहीं थी। उसका कीट बादल एक झटके में पीछे की ओर बह गया और वह तैरकर दूर चली गई। फैन युनश्याओ ने राहत की सांस ली और अपने सहायक को जहाज को दूर ले जाने का आदेश दिया। जहाज पर मौजूद व्यापारियों ने उस हटे कट्टे आदमी को डरी हुई आंखों से देखा। फान युनश्याओ ने तुरंत कहा, सब निश्चिंत हो जाओ, मैं अच्छा हो गया हूं और अशांति के समय में चोरी नहीं करूंगा। अधिकारी भी निश्चिंत हो सकते हैं, मैं अच्छा हो गया हूं। इस जहाज का नाम राजधानी में भी दर्ज है। एक अधिकारी ने व्यंग्य किया, क्या कॉक्सवेन फैन का ये जहाज डाकुओं के बीच कुख्यात क्लाउड चेजिंग पायरेट जहाज हो सकता है। कृपया मेरे इस साधारण जहाज को माफ करें। क्लाउड चेजिंग पायरेट शिप ने भी अपना नाम बदलकर क्लाउड चेजिंग पैसेंजर शिप रख लिया है। जब दुनिया में फिर से शांति होगी तब हम फिर से लूटपाट करने निकलेंगे। फान युनश्याओ उस व्यापारी के पास गया जिसे तब तक खाया गया था जब तक उसकी सिर्फ खाल ही नहीं बची थी, और भुहें चढ़ाते हुए बोला, तुम मेरे जहाज पर चढ़े हो और मुझे तुम्हारी हर संभव रक्षा करनी चाहिए थी, फिर भी तुम मुसीबत में पड़ गए। मैं तुम्हारा जहाज का किराया नहीं ले सकता। ये कहने के बाद उसने एक सिक्कों की थैली निकाली और व्यापारी के सहयोगी को दे दी। जहाज पर मौजूद हर कोई डर से कांप रहा था और उसे लग रहा था कि वे भेड़ियों के झुंड से बचकर बाघ की मांद में पहुंच गए हैं। इस फेन युनश्याओ ने कई सालों तक व्यापारी जहाजों के लिए मुसीबतें खड़ी की थीं। हर जगह लोगों को लूटा था। अब जब वे उसके जहाज पर थे तो हर चीज तबाही की ओर इशारा कर रही थी। मैं अच्छा हो गया हूं। फैन युनक्जियाओ ने अपने हाथ आगे करके झुककर कहा, मैं सचमुच अच्छा हो गया हूं। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को राजधानी जरूर भेजूंगा। हर किसी के चेहरे पर अभी भी भय का भाव था। फैन युनक्जियाओ असहाय थी और मुस्कुराते हुए किन म्यू को देखा। छोटे भाई की तलवार कौशल आधी खराब नहीं है,
आप युआन परिवार से हैं? किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, इंपीरियल कॉलेज के किन म्यू। वरिष्ठ भाई फैन के पास बहुत ज्ञान है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। फैन यूंग सियाओ की आंखें चमक उठी और वे मुस्कुराए। ये पहली बार है जब किसी ने मेरे ज्ञान की प्रशंसा की है। आपका निर्णय बुरा नहीं है। मजेदार बात यह है कि हर कोई साधना में इतना मग्न है कि अध्ययन ही नहीं करता। उन्हें यह नहीं पता कि साधना ही अध्ययन है। ताओ संप्रदाय की सभी परम कलाएं अध्ययन से ही उत्पन्न हुई थीं। ज्ञान के बिना आप कुछ भी नहीं सीख सकते। किन म्यू की भी यही राय थी। अगर किसी को टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला सीखनी हो तो उसके लिए अत्यंत उच्च ज्ञान की आवश्यकता होती है। दाओ संप्रदाय की दाओ तलवार के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है और अभी फान युनशाओ की मुद्रा में भी रूनों का रूपांतरण शामिल था, जो गहन ज्ञान के बिना संभव नहीं था। यदि आप इंपीरियल कॉलेज न जाकर दाओ संप्रदाय में जाते तो दाओ मास्टर वह बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद करता। फैन यूनिक्सियाओ ने अतीत को याद किया और मंद स्वर में कहा, मुझे ये भी नहीं पता कि उस बूढ़े व्यक्ति की किस नजर ने मुझे अनुचित इरादे रखते हुए देखा था। मैं स्पष्ट रूप से दाओ संप्रदाय में बहुत अच्छा व्यवहार करता था। किन म्यू ने खांसते हुए पूछा, क्या आपके बाहर निकाले जाने के बाद सीनियर भाई फैन डाकू बन गए? फैन यूनिक्सियाओ ने जोर से ताली बजाई और कहा, बूढ़ा आदमी अभी भी समझदार है। उसने देखा था कि मैं भविष्य में एक डाकू बनूंगा, इसलिए उसने मुझे डाकू बनने देने के लिए मुझे बाहर निकाल दिया था। हालांकि मैं अभी भी दाओ संप्रदाय में बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उसने इसे कैसे देखा? किन म्यू अवाक रह गया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, बड़े भाई फान, तुम्हारा बीजगणित कैसा है? फान युनशाओ निराश हो गया और बोला, मैं शुरू में इसमें बहुत अच्छा था, लेकिन इतने सालों तक डाकू रहने के बाद मैंने ये सब दाओ गुरु को लौटा दिए हैं। दाओ संप्रदाय में रहस्यमयी स्त्री का कंप्यूटेशनल कैनन और सर्वोच्च रहस्य का कंप्यूटेशनल कैनन, ये सभी बहुत गहन हैं और इन्हें सीखना आसान नहीं है। अगर कोई इन्हें सीख सकता है तो वह दाओ संप्रदाय के 14 लेखन भी सीख सकता है। मैंने शुरू में इन्हें सीखा था। अचानक जहाज के नीचे से एक व्यक्ति बाहर निकला और चिल्लाया, डाकू सरदार, हमारी भट्ठी खराब लग रही है। अभी अभी थरी वंडर्स कैसल की महिला ने हमारी गोली भट्ठी में कुछ कीड़े भर दिए जब हम तैयार नहीं थे और उन्होंने गोली भट्ठी को कुतर दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे लुटेरा कहना बंद करो, मैं अच्छा बन गया हूं। फैन यूनिक्सियाओ ने अपना सिर खुजलाया और चारों ओर देखा। हर कोई जो जानता है कि उपकरण कैसे बनाए जाते हैं और गोली भट्ठी की मरम्मत कैसे की जाती है। तभी जहाज के होल्ड से एक धीमी सी आवाज आई। कुछ दवा विक्रेता जहाज के होल्ड से बाहर निकले और काले चेहरे के साथ बोले, गोली भट्टी फट गई है। फैन यूनिक्सियाओ की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और उन्होंने शाप दिया, लानत है औरत, इतना निर्दयी हमला करने की कोशिश कर रही है। चलो सब लोग जहाज को छोड़ दें, एक साथ नीचे कूद जाएं। किन म्यू आगे आए और बोले, मैं औजार बनाना जानता हूं और मैंने चिकित्सा का मार्ग भी सीखा है। पहले मुझे देख लेने दो। फान युनशाओ को संदेह हुआ और वह उसके पीछे जहाज के होल्ड तक गया। जहाज का होल्ड पहले से ही आग की लपटों में घिरा हुआ था और कुछ खोखार दिखने वाले डाकू आग बुझा रहे थे, जिससे आग की तीव्रता कम हो रही थी। हालांकि जहाज को औषधीय ऊर्जा प्रदान करने वाली गोलियों की भट्टी के बिना उसकी गति पहले ही धीमी पड़ने लगी थी और जहाज कभी भी आसमान से गिर सकता था। किन म्यू आगे बढ़ा और टूटी हुई गोली भट्टी को देखा। ये भट्टी मानकीकृत गोली भट्टी थी और साधारण गोली भट्टी से अलग थी। इटर्नल पीस एम्पायर में एक शिपयार्ड था जहां अनगिनत लोहार दिन रात काम करके गोली भट्टियां बनाते थे जिनका इस्तेमाल जहाज पर किया जा सकता था और जहाज को गति प्रदान की जा सकती थी। इस तरह की गोली भट्टी में स्पिरिट स्टोन और दर्जनों जड़ी बूटियां जलाई जाती थीं, जिससे स्पिरिट स्टोन और जड़ी बूटियों में निहित औषधीय ऊर्जा प्रचंड ऊर्जा में बदल जाती थी, जो जहाज के पिछले हिस्से में स्थित कांसे के जानवरों तक पहुंच जाती थी। फिर यह ऊर्जा प्रचंड लपटों में बदल जाती थी जो कांसे के जानवरों के मुंह से निकलती थी और जहाज को ऊपर उठने में मदद करती थी। गोलियों की भट्टी की संरचना बेहद जटिल थी और इंपीरियल कॉलेज के कुशल लोहारों द्वारा निर्मित एक अनोखा खजाना थी। गोलियों को परिष्कृत करने के अलावा भट्टी में एक जटिल पाचन तंत्र भी था जो मानव शरीर के समान था और औषधीय ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता था। जब ये गोली भट्टियां सामान्य रूप से खराब हो जाती थीं, तो उन्हें मरम्मत करने या नई बदलने के लिए केवल अनंत शांति साम्राज्य में शिपयार्ड के लोहार ही मिल सकते थे। क्या इसकी मरम्मत हो सकती है? फैन युनशाओ ने उत्सुकता से पूछा। किन म्यू ने गोली भट्टी की संरचना की जांच की और उसे मोटे तौर पर समझ आ गया। मैंने कुछ वर्षों पहले लोहारी सीखी थी। मैं समय की एक धूप बत्ती में एक नई भट्टी बना सकता हूं। यह जहाज कितने समय तक चल सकता है? यदि हम इसे बनाए रखने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करें
तो हम अभी भी एक धूप बत्ती के समय तक टिक सकते हैं। किन म्यू ने तुरंत गोली भट्टी को फिर से गढ़ना शुरू कर दिया। एक हाथ में वर्मिलियन बर्ड वाइटल क्यू और दूसरे हाथ में ब्लैक टॉर्टोइस वाइटल क्यू लेकर उसने गोली भट्टी के अनगिनत टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें पिघला हुआ लोहा बना दिया। दूसरे हाथ में ब्लैक टॉर्टोइस वाइटल क्यू लेकर उसने लोहे को जल्दी से ठंडा किया और गोली भट्टी के पुर्जे तेजी से बनाए। यह नजारा देखकर सब दंग रह गए और जहाज अचानक झटके से नीचे उतरने लगा। फैन यूनशियाओ को यह देखने की जरा भी परवाह नहीं थी कि किन म्यू ने गोली की भट्टी कैसे बनाई, और वह जल्दी से अपनी लॉकी को चालू करने के लिए होल्ड से बाहर निकला, जिससे वह 9 सिर वाले फीनिक्स में बदल गई और जहाज ऊपर उठा लिया। यद्यपि वह 7 सितारा क्षेत्र का एक मजबूत अभ्यासी था और उसके पास गहन जादुई शक्ति थी, फिर भी उसके लिए जहाज को उड़ाना अत्यंत कठिन था। जैसे जैसे समय बीतता गया, फैन यूंगसियाओ का चेहरा लाल होता गया और उस पर दबाव बढ़ता गया। उसके लिए डटे रहना मुश्किल होता जा रहा था और जहाज पर मौजूद सभी लोग बेहद डरे हुए थे। अगर फैन यूंगसियाओ डटे नहीं रहते तो यह जहाज शायद 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। फैन यूनशियाओ अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और अब और नहीं टिक सकता था। अचानक जहाज के पिछले हिस्से में खड़े 2 कांसे के दानवों ने अपने मुंह से आग उगलनी शुरू कर दी और लपटें तेजी से बढ़ने लगी। जहाज जोर से कांप उठा और आगे बढ़ते हुए उसकी गति भी बढ़ गई। फैन यूनशियाओ ने राहत की सांस ली और अपने 9 सिर वाले फीनिक्स को वापस ले लिया। हालांकि उसने देखा कि जहाज की गति और तेज होती जा रही थी और सब कुछ धुंधला सा होता जा रहा था। जहाज की गति पहले से 3 से 5 गुना ज्यादा तेज थी। वह चकित रह गया और जब उसने किन म्यू को जहाज के पकड़ से बाहर निकलते देखा तो उसने तुरंत पूछा, भाई किन, आपने वास्तव में कौन सी भट्टी बनाई है? किन म्यू ने कहा, मैंने गोली भट्टी का खाका कभी नहीं देखा, इसलिए मैं इसे अपनी समझ के अनुसार ही गढ़ सकता हूं। मूल गोली भट्टी की संरचना से इसमें कुछ अंतर हो सकता है। मैंने तो बस कुछ ही सालों में लोहारी सीखी है। इससे पहले कि फैन यूनशियाओ कुछ बोल पाती, अचानक एक और जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि जहाज हवा में इतनी तेज गति से टूट गया कि उसकी गति ध्वनि से भी तेज थी। भाई किन म्यू, आपने धातुकर्म की तकनीक किससे सीखी? फैन यूंगसियाओ आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। अब से जब मैं लूटने जाऊंगा तो मुझे कौन पकड़ पाएगा? किन म्यू को अब एहसास हुआ कि दाव संप्रदाय के दाव मास्टर ने क्यों कहा कि उसके इरादे अनुचित थे। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन के बैग में बैठी छोटी लोमड़ी अपना सिर बाहर निकालकर कहने से खुद को नहीं रोक पाई, हे वरिष्ठ भाई फैन, क्या आपने कभी नहीं सोचा था कि अब जब आपका जहाज 3 से 5 गुना तेज हो गया है तो आप अधिक पैसे कमाने के लिए यात्रियों को लाने ले जाने के लिए कुछ और चक्कर लगाएंगे? आपको लूटने की कोई जरूरत नहीं है। फैन यूंगसियाओ ने हु लिंग की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा, इतनी परेशानी क्यों? अब जब मेरा जहाज काफी तेज है तो मैं काफी तेजी से लूट पाऊंगा। पहले मैं दिन में सिर्फ एक बार लूट पाता था, अब मैं दिन में 3 से 5 बार लूट सकता हूं। लूट से मिलने वाला पैसा यात्रियों को धोने से कहीं ज्यादा है। शांति के समय में ज्यादा व्यापारी जहाज होते हैं, इसलिए हमें शांति के समय लूट करनी पड़ती है। अब जब युद्ध चल रहा है तो कम व्यापारी जहाज हैं, इसलिए हम यात्रियों को धो रहे हैं। छोटे लोमड़ी दानव, तुम्हारे पास व्यापार के लिए दिमाग नहीं है। हो लिंग पूरी तरह से अवाक रह गई। जहाज की गति बहुत तेज थी और उसमें से चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। आगे की ओर उड़ने से उत्पन्न हवा के दबाव को सहन करना जहाज के लिए मुश्किल होता जा रहा था। फैन यूनशियाओ फिर से घबरा गया और उसने जहाज के पतवार पर प्राणिक क्यूई द्वारा रूपांतरित रूनों का उपयोग करके कुछ डाकुओं के जरिए जहाज को मजबूत कर दिया। किन म्यू का दिल घबरा गया। अब उसे यह भी डर था कि यह जहाज किसी भी पल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सौभाग्यवश रास्ते में जहाज हवा में कभी खराब नहीं हुआ। वहां जाते समय उन्हें कुछ और युद्ध क्षेत्रों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्योंकि क्लाउड चेजिंग पायरेट शिप की गति बहुत तेज थी, इससे पहले कि दोनों पक्ष ये देख पाते कि यह क्या है, जहाज पहले ही उड़कर आगे निकल चुका था, जिससे वे अवर्णनीय रूप से स्तब्ध रह गए। फैन यूनशियाओ भी अवर्णनीय रूप से स्तब्ध थी। किन म्यू द्वारा बनाई गई गोलियों की भट्टी बहुत तेज थी और इस उड़ान की गति के अनुसार राजधानी शहर तक की 7-8 दिन की यात्रा अब उन्हें 1 दिन से ज्यादा ही लगेगी। हालांकि यद्यपि किन म्यू द्वारा बनाई गई गोली भट्टी अच्छी थी, लेकिन इसमें बहुत अधिक आत्मिक पत्थरों और जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया था। जब वे राजधानी पहुंचे तो अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। जहाज की गति धीमी हो गई और जहाज पर मौजूद स्पिरिट स्टोन लगभग खत्म हो गए थे। जहाज धीरे धीरे नीचे उतरा और राजधानी के वाहनों और घोड़ों के बाजार में उतर गया। वाहनों और घोड़ों के बाजार में मौजूद अधिकारी जांच करने के लिए आगे बढ़ा और फैन यूनशियाओ को देखते ही उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए।
वह उसे गिरफ्तार करने के लिए कांस्टेबलों को बुलाने ही वाला था कि फैन युनशाओ ने तुरंत समझाया, मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हमारे जहाज का आधिकारिक रिकॉर्ड है। उस अधिकारी ने गौर से देखा, यह शाही दरबार का आधिकारिक दस्तावेज था। उसने हैरानी से कहा, तुम जैसे बदमाशों का सिर काट देना चाहिए, वे तुम्हें अच्छा कैसे बनने देंगे? फैन युनक्जियाओ ने सूखी हंसी में कहा, यह शाही दरबार की कृपा है, मैं कृतज्ञता के आंसू बहाने लगा हूं। किन म्यू जहाज से उतरकर जाने ही वाला था कि फान युनशियाओ जल्दी से वहां पहुंच गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर वह हंसा, भाई किन, इंपीरियल कॉलेज में तुम्हारा क्या भविष्य है? मेरे पीछे क्यों नहीं आते? हम बड़ा व्यापार कर सकते हैं, बिना पूंजी के, भारी मुनाफा। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया, वरिष्ठ भाई फान, मैं इंपीरियल कॉलेज में दाओ संप्रदाय में आपके जैसा नहीं हूं। आप दिल से भ्रष्ट हैं, लेकिन इंपीरियल कॉलेज में मेरे बारे में बहुत अच्छी धारणा है। मैं एक अच्छा इंसान हूं और मेरी सार्वजनिक प्रतिष्ठा भी अच्छी है। हो लिंग आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अनुचित इरादे शब्द को कभी भी युवा स्वामी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। फैन युनक्जियाओ अपने विचारों को त्याग कर बड़बड़ाया, तुम्हारी प्रतिभा के साथ डाकू न बनना व्यर्थ है। यह सही है, जब मैंने दाओ संप्रदाय छोड़ा था तो मैंने सर्वोच्च रहस्य का एक कंप्यूटेशनल कैनन चुरा लिया था और चूंकि तुम्हारी बीजगणित में रुचि है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। किन म्यू ने उत्साह से उठकर तुरंत सर्वोच्च रहस्य के कंप्यूटेशनल कैनन को अपने हाथ में ले लिया। मैं इतना कीमती उपहार कैसे ले सकता हूं? लिंगर, इसे जल्दी से ले लो। हो लिंगर ने सर्वोच्च रहस्य के कंप्यूटेशनल कैनन को बैकपैक में छिपा दिया। फान युनशाओ ने कहा, दाओ संप्रदाय शिष्यों को सर्वोच्च रहस्य का संगणनात्मक सिद्धांत सीखने से नहीं रोकता। इस सिद्धांत का उपयोग शिष्यों के ज्ञान को खोलने के लिए किया जाता है और यदि वे संगणनात्मक सिद्धांतों को अच्छी तरह सीख सकें, तभी वे दाओ तलवार के 14 लेखन सीख सकते हैं। उस समय मैंने अपना संगणनात्मक सिद्धांत अच्छी तरह सीखा और दाओ तलवार का 5वां लेखन सीखा। इससे पहले कि मैं 6ठा लेखन सीखना शुरू कर पाता, मुझे डाकू बनने के लिए खदेड़ दिया गया। किन म्यू ने उत्सुकता से पूछा, यह लेखन किस प्रकार का है? एक बिंदु जो विशाल आंदोलनों को पिरोता है। यिन और यांग दो मोडों के भीतर आते हैं और जाते हैं। भाई किन इस चाल को जानता है? फान युनशाओ आश्चर्यचकित था। यह दाओ तलवार का पहला लेखन है और 14 लेखनों में सबसे सरल चाल है। दाओ तलवार जितनी अधिक आप इसे साधना करते हैं उतनी ही कठोर होती जाती है, लेकिन इसकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। जब कोई दाओ तलवार के 14वें लेखन को साधने में सफल हो जाता है, तो वह इस दुनिया में अजेय हो जाता है, एक देवता बन जाता है। हालांकि दाओ संप्रदाय में कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। किन म्यू का दिल धड़क उठा। दाओ तलवार का पहला लेखन पहले से ही इतना शक्तिशाली था, तो 14वें लेखन की शक्ति कितनी आश्चर्यजनक हो सकती है। जब उसने दाओजी लिंग जुबान से युद्ध किया, तो दाओजी लिंग जुबान ने यही चाल चली थी। उसने दोजी लिंग जुबान को हरा दिया। हालांकि दाओजी लिंग जुबान ने उसकी कमजोरी का अंदाजा लगाकर उसे घायल कर दिया। वह दाओ तलवार के 14 लेखों के बारे में उत्सुक होने से खुद को नहीं रोक सका। फैन युनक्जियाओ को विदाई देने के बाद किन म्यू इंपीरियल कॉलेज की ओर चल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, फैन युनक्जियाओ एक दिलचस्प व्यक्ति है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसे दिलचस्प व्यक्ति को कब बाजार में सिर कलम करने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। अब जब पैट्रियार्क सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि अगला ग्रैंड चांसलर कौन होगा। क्या ये चांसलर बाशान हो सकते हैं? चांसलर बाशान ने शाही शिक्षाविदों की स्थापना करके इंपीरियल कॉलेज की कमजोरियों को दूर करने की योजना बनाई। किन म्यू के मन में अगले ग्रैंड चांसलर के लिए वे पहली पसंद थे। हालांकि हो सकता है कि अन्य लोग उसके जैसे खुले विचारों वाले न हों। उनके लिए शाही शिक्षाविदों की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह निर्णायक बिंदु था यदि इंपीरियल कॉलेज दाओ संप्रदाय और ग्रेट थंडरक्लैप मठ जैसे पवित्र स्थलों से आगे निकल पाता। चांसलर बाशान के ग्रैंड चांसलर बनने के बाद ही वे इस सुधार के लिए प्रयास जारी रख पाए। वह इंपीरियल कॉलेज के पहाड़ी द्वार पर आया और जैसे ही वह पहाड़ी द्वार से गुजरा, वह अचानक पीछे हट गया और ड्रैगन किलिन को देखा जो पहाड़ी द्वार के सामने पहरा दे रहा था। वह ड्रैगन किलिन अभी भी पहाड़ी द्वार के नीचे लेटा हुआ था और गतिहीन होकर आगे की ओर देख रहा था। हालांकि उसकी गर्दन पर जंजीरें गायब हो गई थीं। किन म्यू ने कुछ और नजरें घुमाईं और ड्रैगन किलिन बिना पलक झपकाए आगे देखता रहा। वह ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर से तराशा गया हो, लेकिन इस ड्रैगन किलिन की गर्दन से नसें उभरने लगीं। तुम क्या देख रहे हो? ड्रैगन किलिन ने अपना सिर घुमाया और गुस्से में उस पर दहाड़ा। किन म्यू ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे गले की चेन तो चली गई है, तो तुम जा क्यों नहीं रही हो? तुम यहां किस लिए रुकी हो? उस ड्रैगन किलिन ने कमजोरी से जवाब दिया,
मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हर दिन लोग मुझे यहाँ खाना खिलाते हैं, तो मैं क्यों जाऊं? मैं यहाँ काफी आराम से हूं। हो लिंग मुस्कुराई, बड़े आदमी, क्या तुम्हें सिर्फ खाने पीने की ही चिंता है? ड्रैगन किलिन ने उसे एक नजर देखा और काफी तिरस्कार महसूस किया। एक लोमड़ी दानव एक किलिन की महत्वाकांक्षा को कैसे जान सकता है? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम भी नहीं समझोगी। हो लिंग ने किन म्यू से मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी, यह ड्रैगन किलिन हर दिन यहाँ बैठे बैठे गूंगा हो गया है। चलो हम उसके साथ खुद को परेशान नहीं करते। किन म्यू पहाड़ पर चढ़ने ही वाला था कि ड्रैगन किलिन ने घबराई हुई नजरों से अपना सिर नीचे झुका लिया। मेरे बूढ़े मालिक रिटायर हो गए हैं और एक बूढ़े आदमी के साथ भाग गए हैं, मुझे वहीं छोड़कर। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ दरवाजे की रखवाली के लिए यहीं रह सकता हूं। मुझे अब भी हर रोज एक सांड से डरना पड़ता है और अब तो एक लोमड़ी भी मुझे चिढ़ा रही है। जीने का कोई रास्ता नहीं है। किन म्यू 2 कदम पीछे हटकर ड्रैगन किलिन के सामने आया और पूछा, आप कुलपति की सवारी हैं? हम एक ही संप्रदाय से हैं। मैं पवित्र पंथ का पंथ गुरु हूं। ड्रैगन किलिन ने सतर्कता से उसकी ओर देखा और उपहास किया, मैं किसी कुलपति या पंथ के गुरु को नहीं जानता। मुझे लकवाग्रस्त करने के लिए मैंने अभी भी तुमसे अपना हिसाब नहीं चुकाया है। किन म्यू मुस्कुराया, जब मैं दाओ संप्रदाय के दाओजी से लड़ने आया था, तो क्या तुमने मुझे पैट्रियार्क के साथ चलते हुए नहीं देखा था? तुम्हें पैट्रियार्क के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए था। तुम्हें सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैगन किलिन ने ठंडी आवाज में कहा, तो तुमने मुझे लकवाग्रस्त कर दिया। किन म्यू बुदबुदाया, यही तो उस सांड को पीटने के लिए कहने का नतीजा है। मुझे तो उस सांड ने ही पीटा। तुमने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि सांड इतना ताकतवर था। दुश्मनी को जिंदा रखने से बेहतर है उसे खत्म कर देना। ड्रैगन किलिन ने फिर से ठंडी आवाज में कहा, तो तुमने मुझे लकवाग्रस्त करके बदला लिया। किन म्यू ने पूछा, क्या होगा अगर मैं उस बैल को ले आऊं और आप उसे पीटें? ड्रैगन किलिन ने स्पष्ट रूप से उस पर भरोसा नहीं किया और कहा, तुम अभी भी मुझे पंगु बनाना चाहते हो? किन म्यू असहाय था और केवल पहाड़ पर ही चढ़ सकता था। यह ड्रैगन किलिन थोड़ा मूर्ख था और उसे केवल इतना याद था कि उसने उसे लकवाग्रस्त कर दिया था। अचानक वह रुका और पीछे मुड़कर देखा, तो देखा कि ड्रैगन किलिन आखिरकार अपनी जगह छोड़कर उसके पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उसे रुकते देख ड्रैगन किलिन भी रुक गया। किन म्यू आगे बढ़ा और वह ड्रैगन किलिन भी आगे बढ़ा। किन म्यू ज़ैड चट्टान के सामने रुका और पीछे मुड़कर देखा। वह ड्रैगन किलिन भी उसके साथ रुक गया। किन म्यू ने ज़ैड चट्टान पर छलांग लगाई, जबकि ड्रैगन किलिन के पैरों के नीचे आग के बादल उत्पन्न हुए और उसके विशाल शरीर को चट्टान पर ले गए। किन म्यू ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें केवल एक बार लकवाग्रस्त किया था और कुछ ड्रैगन की लार पी ली थी। क्या इतनी गहरी नफरत की जरूरत है? आपने मुझे लकवाग्रस्त कर दिया है, इसलिए आपको मेरे भोजन की व्यवस्था करनी होगी, ड्रैगन किलिन ने गंभीरता से कहा। किन म्यू हैरान हो गया और पूछा, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि लोग हर दिन आपके लिए खाना लाते हैं? आप बस पहाड़ के द्वार पर रह सकते हैं। ड्रैगन किलिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। पहले भी मेरे लिए खाना पुराने मालिक ही लाते थे और पुराने मालिक के जाने के बाद अब कोई मेरी परवाह नहीं करता। मैंने 1 महीने से ज्यादा समय से कुछ नहीं खाया है। नए ग्रैंड चांसलर मुझे एक पत्थर समझते हैं और दूसरे डायरेक्टरेट भी मुझे एक पत्थर समझते हैं। मुझे भीख मांगने में शर्म आती है। मैं खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उस सांड ने मुझे धमकाने के लिए चांसलर बाशान का सहारा भी लिया, ये कहते हुए कि मैंने उसकी भावनाओं को धोखा दिया है। किन म्यू ने उसके दुखी चेहरे को देखा, जिससे उसका सहानुभूतिपूर्ण हृदय द्रवित हो गया। ठीक है, इतना बुरा मत मानो। अब से तुम मेरे पीछे आ सकते हो और मैं तुम्हारे खाने का ध्यान रखूंगा। मेरे पास पैसे हैं। तुम क्या खाते हो? मैं केवल ज़ैड ड्रैगन झील का पानी पीता हूं और प्रतिदिन 1 बाल्टी स्कारलेट फायर स्पिरिट गोलियां खाता हूं। किन म्यू ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और हू लिंग को भी अपने जिगर कांपता हुआ महसूस हुआ। ज़ैड ड्रैगन झील नौ ड्रैगन की क्यूई के जमावड़े से बनी झील थी। झील में बहुत पानी था और यह ड्रैगन क्यूलिन जी भरकर पी सकता था, लेकिन स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स की 1 बाल्टी जानलेवा थी। युवा मालिक, हमारे पास जो थोड़ा पैसा है वो उसे केवल आधे महीने तक खिलाने के लिए पर्याप्त है। हो लिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसे आश्रय न देना ही बेहतर है, वरना हमारी वह छोटी सी संपत्ति भी उसके द्वारा खाली कर दी जाएगी। ड्रैगन किलिन ने यह सुना और तुरंत कहा, मैं खुद को थोड़ा भूखा रख सकता हूं और हर दिन आधी बाल्टी खा सकता हूं। नहीं तो 1 लीटर से कम नहीं। किन म्यू ने उनसे हाथ मिलाया और कहा,
मैं स्वयं एक औषधि विक्रेता हूं और मैं कुछ पैसे बचाने के लिए स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स को स्वयं परिष्कृत कर सकता हूं। आपको अपने भोजन में कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि मैं आपको मुफ्त में नहीं पाल सकता। ड्रैगन किलिन तुरंत चिल्लाया, तुमने मुझे लकवाग्रस्त कर दिया। इसके अलावा हम एक ही संप्रदाय से हैं। तुम पंथ के गुरु हो, इसलिए मुझे उठाना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे कुलपिता की सवारी हूं। किन म्यू का सिर दर्द करने लगा और उसने कहा, तुम्हें मुझे हर दिन अपने ड्रैगन की लार देनी होगी, वरना मैं तुम्हें पाल नहीं पाऊंगा। ड्रैगन की लार। ड्रैगन किलिन सावधान हो गया। किन म्यू ने समझाया, ड्रैगन की लार का मतलब आपकी लार है। ड्रैगन किलिन ने स्पष्ट रूप से कुछ गलत सोचा था क्योंकि उसने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है। यह सही है। आपने पहले कहा था कि आप बैल को ला सकते हैं ताकि मैं उसे पीट सकूं। किन म्यू ने चेतावनी दी, 1 इंच भी मत जीतो और एक पैर की चाहत रखो, अन्यथा मैं तुम्हें हर दिन केवल आधी बाल्टी स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स ही दूंगी। ड्रैगन किलिन तुरंत चुप हो गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा, मानो उसे अपने खाने वाले को खोने का डर हो। लिंग बार बार इस विशालकाय जीव को देखने के लिए पीछे मुड़कर देख रहा था और जब वह खड़ा हुआ तो यह आदमी किन म्यू से भी कहीं ज्यादा लंबा था। किन म्यू मुश्किल से ड्रैगन की मूंछों तक पहुंच पाया था जो उसकी ठुड्डी तक लटक रही थी। ड्रैगन किलिन की लंबी किलिन पूंछ को भी जोड़ दे तो वह शायद 40 से 50 फीट लंबा था। इस ड्रैगन किलिन के शरीर पर अजीब सजावटी डिजाइन उभरे हुए थे जो प्राकृतिक रूनों की तरह दिखते थे, जिससे एक विस्मयकारी उपस्थिति का आभास होता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना खा सकता है। वह दूसरे बैल से बहुत बड़ा है। पता नहीं जब वह अपना असली रूप दिखाएगा तो कितना बड़ा होगा। लिंग मन ही मन आश्चर्यचकित थी। किन म्यू ड्रैगन किलिन को पहाड़ पर ले आया और ज़ैड ड्रैगन झील के पास आया ताकि इस ड्रैगन किलिन को पहले पानी पिला सके। उसने मन ही मन सोचा, मुझे अभी भी नहीं पता कि ड्रैगन की लार की एक छोटी बोतल की कीमत कितनी होती है। हालांकि ये चोटों को ठीक करने वाली एक आत्मा औषधि है, इसलिए यह सस्ती नहीं होनी चाहिए, है ना? मुझे उम्मीद है कि इससे जड़ी बूटियों का खर्च निकल आएगा, वरना मेरी सारी दौलत खत्म हो जाएगी। यदि आप